हेलो एवरीवन, वेलकम टू आईसीएमई चैनल। इस पर्टिकुलर वीडियो से हम स्टार्ट करने वाले हैं एक कंप्लीट रिवीजन सेशन, राइट। और ये जो कंप्लीट रिवीजन सेशन होने वाला है ये आपके पास स्टार्ट होने वाला है सब्जेक्ट वाइज, तो डेफिनेटली स्टार्ट होने वाला है, और साथ में सब्जेक्ट वाइज के साथ साथ टॉपिक वाइज, राइट। सबसे पहले मैं स्टार्ट करने वाला हूं किससे? फ्लूइड मैकेनिक्स से, ठीक है। फ्लूइड मैकेनिक्स सब्जेक्ट से स्टार्ट करने वाला हूं, और फ्लूइड मैकेनिक्स में ठीक मैं स्टार्ट करने वाला हूं। सबसे पहला जो आपके पास चैप्टर आप पढ़ते हो दैट इज बेसिक्स ऑफ फ्लूइड प्रॉपर्टीज, राइट। फ्लूइड प्रॉपर्टीज से हम स्टार्ट करेंगे कंप्लीट रिवीजन वाला सेशन, राइट। और एक चीज और मैं यहां पे बता दूं कि आपके पास हम रिवीजन वाला जो सेशन है उसको हम कैसे प्लान करने वाले हैं वो मैं आपको बता देता हूं, ठीक है। हम जो ये रिवीजन सेशन है उसको मैं आपको ऐसा नहीं करूंगा कि मैं एक साथ कंप्लीट रिवीजन सेशन करूंगा, नहीं, राइट। टॉपिक वाइज हम रिवीजन सेशन स्टार्ट करेंगे। जैसे मैंने आपको बताया, पहले मैं बेसिक्स ऑफ फ्लूइड प्रॉपर्टीज से स्टार्ट करूंगा, फिर प्रेशर एंड प्रेशर मेजरमेंट। जैसे सबसे पहले अगर फ्लूइड मैकेनिक्स को अगर आप बांटते हो तो फ्लूइड मैकेनिक्स में फ्लूइड स्टैटिक्स आप पढ़ते हो, फ्लूइड काइनेमेटिक्स आप पढ़ते हो, फ्लूइड डायनामिक्स पढ़ते हो, उसके बाद आप पाइप फ्लो आ जाता है, बाउंड्री लेयर थ्योरीज आ गया आपके पास, करेक्ट। इसके अलावा आपके पास देखोगे लिफ्ट एंड ड्रैग वाला आपके पास पार्ट आ गया। पूरा का पूरा आपके पास जो फ्लूइड मैकेनिक्स है उस फ्लूइड मैकेनिक्स का मैं आपके पास, ठीक है, टॉपिक वाइज रिवीजन सेशन लेके आने वाला हूं, राइट। सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे किससे? फ्लूइड प्रॉपर्टीज से। वैसे ही आपके पास जैसे हम फ्लूइड मैकेनिक्स में ये चीज प्लान कर रहे हैं वैसे ही हम डिफरेंट सब्जेक्ट में भी प्लान कर लेंगे, ठीक। जाके हो सकता है कि आपके पास कुछ दिन के बाद स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल में जो आपके पास जो फर्स्ट यूनिट है बेसिक्स ऑफ स्ट्रेस एंड स्ट्रेन उसका भी मिले, और टॉपिक वाइज आपको मिलेगा। जैसे बेसिक्स ऑफ स्ट्रेस एंड स्ट्रेन हो गया, देन आपके पास कॉम्प्लेक्स स्ट्रेसेस हो गया, ठीक है, फिर एसएफडी बीएमडी हो गया, राइट। इसके अलावा मैं बात करूं आगे कि आपके पास बेंडिंग स्ट्रेसेस इन बीम्स हो गया, राइट। क्विक रिवीजन का पर्पस क्या होता है? क्विक रिवीजन का पर्पस ये है कि अगर आपको फॉर एग्जांपल, ठीक है, कई बार आप शॉर्ट नोट्स को, ठीक है, शॉर्ट नोट्स आप पढ़ने बैठते हो, शॉर्ट नोट्स आप पढ़ तो रहे हो, लेकिन आपके पास क्या हो रहा है कि आपके पास हो सकता है कि, ठीक है, शॉर्ट नोट्स पढ़ते पढ़ते आपको नींद आ जाए, राइट। या फिर फॉर एग्जांपल कहीं पे आप गए हो, राइट, कहीं पे आप गए हो और आप शॉर्ट नोट्स ले जाना आप भूल गए हो, ठीक है। शॉर्ट नोट्स तो आपको बनाना ही है, तो मैंडेटरी है, तो शॉर्ट नोट्स आप लेके नहीं गए हो, तो शॉर्ट नोट्स अगर लेके नहीं गए हो, चलते, ठीक है, आते जाते, कभी आप कोई कहीं पे जा रहे हो, बस में आप ट्रैवल कर रहे हो, ठीक, कुछ नहीं कर रहा है, आपके पास वीडियो खोलिए और वीडियो में आपके पास, ठीक है, टॉपिक वाइज आप चीजों को रिवाइज कर लो, राइट। ये आपके लिए फ्रूटफुल होने वाला है, ये आपके लिए फ्रूटफुल होने वाला है, ठीक है। आपके पास रिवीजन, क्योंकि आपको नंबर ऑफ रिवीजन की जरूरत पड़ती है, कोई भी फॉर्मुलेज आप ना भूलो, राइट। क्योंकि आपको पता है कि आप जो भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम देते हो उसमें आपके पास, ठीक, 30 to 40% आपके पास क्वेश्चन डायरेक्टली फॉर्मुला बेस्ड क्वेश्चन होते हैं, डायरेक्टली फॉर्मुला बेस्ड क्वेश्चन। फॉर्मुला याद है क्वेश्चंस बनेंगे, फॉर्मुला याद नहीं है क्वेश्चंस नहीं बनेंगे, राइट। इस पर्पज से मैं ये जो आपके पास सेशन है ये सेशन में स्टार्ट करने वाला हूं। सबसे पहले हम बात करेंगे किससे? हम बात करेंगे फ्लूइड प्रॉपर्टी से। एक चीज और यहां पे बता दूं, ठीक है, ये आपके पास क्विक रिवीजन सेशन है, तो क्विक रिवीजन सेशन अगर है तो मैं आपको कोई भी चीजों को एक्सप्लेन में मैं डिस्कशन नहीं करूंगा, ठीक है। कॉन्सेप्ट यहां पे उतना एक्सप्लेन में डिस्कशन नहीं करूंगा, क्योंकि अल्टीमेटली ये रिवीजन सेशन है, तो ये उनके लिए फायदा करने वाला है, उनके लिए बेनिफिशियल है जो ऑलरेडी उसको पढ़ चुके हो, ठीक है। जैसे आप फ्लूइड मैकेनिक्स में आपके पास फर्स्ट यूनिट आप कर चुके होंगे, ठीक है, मैं यहां पे भी अभी क्लासेस एंगेज हो रही है, तो आप लोगों ने फर्स्ट यूनिट आपने कर लिया है, ठीक। यहां पे बेनिफिशियल उनके लिए है जिन्होंने जो फ्लूइड मैकेनिक्स है वो फ्लूइड मैकेनिक्स पढ़ लिया है, या फ्लूइड मैकेनिक्स आप अभी पढ़ रहे हो सकता है कि आपके पास फर्स्ट यूनिट आपने स्टार्ट किया होगा, ठीक है, या कहीं पे भी हो, इन मिड में भी हो सकते हो, तो उनके लिए ये बेनिफिशियल होने वाला है, राइट। जिन्होंने फ्लूइड मैकेनिक्स बिल्कुल भी नहीं पढ़ा है, जिनको कुछ भी आइडिया नहीं है, उनके लिए ये वीडियो उतना फ्रूटफुल नहीं होगा फ्रूटफुल होगा, बट हो सकता है कि उस लेवल पे जाके फ्रूटफुल ना हो, राइट। स्टार्ट हम करते हैं किससे? स्टार्ट हम करते हैं फर्स्ट यूनिट, जो कि हमारे पास क्या है? जो कि हमारे पास है फ्लूइड प्रॉपर्टीज, करेक्ट। जो फर्स्ट यूनिट है जहां से हम स्टार्ट करने वाले हैं फ्लूइड प्रॉपर्टीज, करेक्ट। सबसे पहले यहां पे अगर आप देखोगे फ्लूइड, मैं आपको ये नहीं बताऊंगा कि व्हाट इज अ फ्लूइड, ठीक है, फ्लूइड में क्या होता है, ये सारी चीजें मैं डिस्कस नहीं करने वाला हूं। मैंने आपको पहले ही बताया दिस इज अ क्विक रिवीजन सेशन। क्विक रिवीजन सेशन है, इसका मतलब हम वो चीजें यहां पे डिस्कस करेंगे, ठीक है, इन शॉर्ट, ठीक है, पूरा का पूरा जो भी हमारे पास आधा घंटा 1 घंटा में आपके पास पूरा एक फर्स्ट यूनिट जो है वो कंप्लीटली आपका रिवाइज हो जाए, राइट। सबसे पहले अगर हम फ्लूइड की बात करते हैं तो फ्लूइड में सबसे पहले जो इंपॉर्टेंट चीज हमारे दिमाग में आता है
वो आता है हमारे पास न्यूटन्स लॉ ऑफ विस्कोसिटी, राइट। सबसे पहले जो हमारे दिमाग में आता है वो न्यूटन्स लॉ ऑफ विस्कोसिटी, और न्यूटन्स लॉ ऑफ विस्कोसिटी हमारे पास बोलता है कि जो भी हमारे पास फ्लूइड लेयर में जो शियर स्ट्रेस आ रहा होगा दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा किसके, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा शियर स्ट्रेन रेट के, शियर स्ट्रेन रेट के, या इसी को और हम क्या बोलते हैं, इसी को हम बोलते हैं रेट ऑफ एंगुलर डिफॉर्मेशन, ठीक। इसी को और हम क्या बोलते हैं, इसी को हम बोलते हैं रेट ऑफ एंगुलर डिफॉर्मेशन, या फिर इसी को और हम क्या बोलते हैं, इसी को हम बोलते हैं रेट ऑफ शियर स्ट्रेन, रेट ऑफ शियर स्ट्रेन, राइट। सो कई बार आपके पास इस टाइप का क्वेश्चन आता है कि फ्लूइड के केस में क्या होता है, तो फ्लूइड के केस में द शियर स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू शियर स्ट्रेन रेट, या फिर रेट ऑफ एंगुलर डिफॉर्मेशन, या फिर रेट ऑफ शियर स्ट्रेन, करेक्ट। ये आपके पास पहली चीज हो गई। दूसरी चीज यहां पे है कि जब भी हम फ्लूइड की बात करते हैं तो फ्लूइड में टोटल डिफॉर्मेशन इंपॉर्टेंट नहीं होता, फ्लूइड में जो इंपॉर्टेंट होता है वो होता है रेट ऑफ डिफॉर्मेशन, राइट। सो इन केस ऑफ फ्लूइड अगर मैं बोलूं इंपॉर्टेंट क्या होता है, इंपॉर्टेंट होता है रेट ऑफ डिफॉर्मेशन रेदर देन द टोटल डिफॉर्मेशन। ये भी आपके पास एग्जाम में क्वेश्चन आया हुआ है। जैसे सॉलिड के केस में इंपॉर्टेंट होता है क्या, टोटल डिफॉर्मेशन। फ्लूइड के केस में क्या इंपॉर्टेंट होता है, फ्लूइड के केस में इंपॉर्टेंट होता है रेट, फ्लूइड के केस में क्या इंपॉर्टेंट होता है, रेट ऑफ डिफॉर्मेशन। ये आपके पास इंपॉर्टेंट है, राइट। अच्छा, नेक्स्ट चीज आपके पास क्या है, नेक्स्ट चीज जब आप फ्लूइड को कैटेगराइज करते हो, ठीक है, नेक्स्ट चीज जब आप फ्लूइड को कैटेगराइज करते हो तो आप बोलते हो रियल फ्लूइड वर्सेस आइडियल फ्लूइड, ठीक है, या फिर आइडियल फ्लूइड वर्सेस रियल फ्लूइड। सो आइडियल फ्लूइड बेसिकली होता क्या है, अगर हम आइडियल फ्लूइड की बात करते हैं तो आइडियल फ्लूइड हमारे पास होता क्या है, आइडियल फ्लूइड ऐसा फ्लूइड होता है जिसकी विस्कोसिटी कितनी होती है, जिसकी विस्कोसिटी जो है वो क्या है, वो आपके पास 0 है, या फिर इसी को और हम क्या बोलते हैं, इसी को हम बोलते हैं इनविसिड, इसी को और हम क्या बोलते हैं, इनविसिड। तो ये मेरे लिए क्या है, ये मेरे लिए मैंडेटरी कंडीशन है। एंड अपार्ट फ्रॉम दैट जो ऑप्शनल कंडीशन है वो क्या है कि जो हमारे पास फ्लूइड है वो फ्लूइड क्या होना चाहिए, फ्लूइड हमारे पास इनकंप्रेसिबल होना चाहिए, और 0 क्या होना चाहिए, सरफेस टेंशन होना चाहिए, 0 सरफेस टेंशन होना चाहिए, करेक्ट है। सो ये हमारे पास आइडियल फ्लूइड है। और आइडियल फ्लूइड आपके पास रियल वर्ल्ड में कोई भी फ्लूइड आइडियल नहीं होता, लेकिन कैलकुलेशन पर्पस के लिए हम एयर और वाटर को क्या मान लेते हैं, एयर और वाटर को हम मान लेते हैं आइडियल फ्लूइड। क्यों, क्योंकि एयर और वाटर की जो विस्कोसिटी होती है वो बहुत कम होती है, ठीक है, इसलिए हम एयर और वाटर को क्या मान के चलते हैं, हम आइडियल फ्लूइड मान के चलते हैं। अदरवाइज रियल वर्ल्ड में आप जितने भी फ्लूइड आप देखोगे वो सारे के सारे फ्लूइड कैसे हैं, सारे के सारे फ्लूइड आपके पास होते हैं क्या, ठीक है, रियल, ठीक है। नो नेक्स्ट आपके पास जो पढ़ते हो वो पढ़ते हो आप कॉन्सेप्ट ऑफ कॉन्टिनम। नेक्स्ट आपके पास है कॉन्सेप्ट ऑफ कॉन्टिनम। क्या होता है कॉन्सेप्ट ऑफ कॉन्टिनम? सो कॉन्सेप्ट ऑफ कॉन्टिनम में हम ये एज्यूम करते हैं कि हमारे पास जो फ्लूइड के मॉलिक्यूल्स है वो कंटिन्यूअस है, ठीक है। अगर हम फ्लूइड की बात करते हैं तो हम बात करते हैं गैसेस और लिक्विड। सो गैसेस और लिक्विड के केस में क्या होता है, जो फ्लूइड के मॉलिक्यूल्स है वो दूर दूर होते हैं, तो हम ये एज्यूम करके चलते हैं कि दो मॉलिक्यूल्स के बीच का जो गैप है वो गैप सिग्निफिकेंट नहीं है, राइट। सो इस वे में हम क्या बोलते हैं कि जो हमारे पास फ्लूइड है वो फ्लूइड हमारे पास कंटिन्यूअस है, राइट। एंड दिस इज नथिंग बट द कॉन्सेप्ट ऑफ कॉन्टिनम, एज सिंपल एज। नाउ कॉन्सेप्ट ऑफ कॉन्टिनम कब एप्लीकेबल होता है और कब एप्लीकेबल नहीं होता, इसको हम डिसाइड करते हैं एक डायमेंशनलेस नंबर के थ्रू, और जिसको हम क्या बोलते हैं, जिसको हम बोलते हैं नूनसेन नंबर, जिसको हम बोलते हैं क्या, नूनसेन नंबर। और नूनसेन नंबर को हम डिनोट करते हैं किससे, kn से। एंड व्हाट इज द नूनसेन नंबर? सो दैट नूनसेन नंबर इज नथिंग बट इट इज अ रेशियो ऑफ लैम्डा बाय l। एंड व्हाट इज द लैम्डा? सो लैम्डा क्या होता है, द लैम्डा इज नथिंग बट द मीन फ्री पाथ, और l मेरे पास क्या होता है, दैट l इज नथिंग बट द कैरेक्टरिस्टिक डायमेंशन। सो अगर आप फ्लूइड के मॉलिक्यूल्स को अगर देखोगे तो फ्लूइड के मॉलिक्यूल्स आपके पास इस वे में अरेंज है, राइट। सो अगर मैं बोलूं कि लैम्डा, जैसे मैंने लैम्डा बोला, लैम्डा मेरे पास क्या है, दैट लैम्डा इज नथिंग बट द मीन फ्री पाथ। ये मेरे पास क्या है, ये मेरे पास है मीन फ्री पाथ। और एक्चुअल में मीन फ्री पाथ होता क्या है, मीन फ्री पाथ होता है दिस इज नथिंग बट द स्टैटिस्टिकल एवरेज डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय वन मॉलिक्यूल्स टू स्ट्राइक द एडजेसेंट मॉलिक्यूल, दैट इज कॉल्ड द मीन फ्री पाथ। ये चीज हम काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस में भी पढ़ते हैं। और एल हमारे पास क्या है, दैट एल इज नथिंग बट द कैरेक्टरिस्टिक, एल हमारे पास क्या है, एल हमारे पास है कैरेक्टरिस्टिक डायमेंशन, करेक्ट है। अब आपके पास ये समझना है कि कब आपके पास कॉन्सेप्ट ऑफ कॉन्टिनम वैलिड होता है और कब आपके पास कॉन्सेप्ट ऑफ कॉन्टिनम वैलिड नहीं होता। तो हम ये बोलते हैं कि अगर हमारे पास नूनसेन नंबर की वैल्यू लेस देन और इक्वल टू 0.1 है, लेस देन और इक्वल टू 0.01 है, तब हम बोलते हैं कि जो कॉन्सेप्ट ऑफ कॉन्टिनम है वो क्या है हमारे पास, वो हमारे पास है वैलिड। और अगर हम बोलते हैं कि नूनसेन नंबर की वैल्यू अगर हमारे पास ग्रेटर है 0.01 से, तो हम बोलते हैं कि जो कॉन्सेप्ट ऑफ कॉन्टिनम है वो वैलिड नहीं है, करेक्ट। सो ऐसे केसेस कहां पे आपके पास कॉन्सेप्ट ऑफ कॉन्टिनम वैलिड नहीं होगा, ठीक है। तो हम ये भी बोलते हैं कि इन केस ऑफ द रेयर फिट गैसेस, ठीक है, इन केस ऑफ द रेयर फिट गैसेस, रेयर फिट गैसेस का मतलब क्या होता है, रेयर फिट गैसेस का मतलब होता है गैसेस विच आर प्रेजेंट एट द हायर एल्टीट्यूड, ठीक है। गैसेस
जो हायर एल्टीट्यूड पे प्रेजेंट है उसको हम बोलते हैं रेयरफिट गैसेस। सो इन केस ऑफ रेयरफिट गैसेस द कॉन्सेप्ट ऑफ कॉन्टिनम इज नॉट वैलिड, राइट। ये हमने क्लास में भी देखा होगा। इन केस ऑफ द रेयरफिट गैसेस द कॉन्सेप्ट ऑफ कॉन्टिनम इज नॉट वैलिड, राइट। रेयरफिट गैसेस का मतलब क्या होता है? गैसेस विच आर प्रेजेंट एट हायर एल्टीट्यूड, दैट इज कॉल्ड द रेयरफिट गैसेस। और आपको पता है अगर हम हायर एल्टीट्यूड की बात करते हैं, अगर हम हायर एल्टीट्यूड की बात करते हैं तो प्रेशर हमारे पास क्या होता है? प्रेशर हमारे पास कम होता है, और प्रेशर अगर हमारे पास कम है तो डेफिनेटली जो डेंसिटी होगी वो भी क्या होगी? डेंसिटी भी कम होगी। इसका मतलब दो मॉलिक्यूल्स के बीच का, अगर मैं बोलूं कि दो मॉलिक्यूल्स के बीच का जो गैप है, या फिर मैं बोलूं कि जो मीन फ्री पाथ है वो मीन फ्री पाथ मेरे पास क्या होगा? ज्यादा होगा। और मीन फ्री पाथ आपके पास अगर ज्यादा है तो डेफिनेटली अगर लैम्डा की वैल्यू ज्यादा होगी तो जो न्यूसेल्ट नंबर है उसकी वैल्यू भी आपके पास क्या होगी? ज्यादा होगी। और किससे ज्यादा होगी? 0.01 से। तो कॉन्सेप्ट ऑफ कॉन्टिनम वैलिड नहीं है, करेक्ट। सो इन केस ऑफ रेयरफिट गैसेस दैट कॉन्सेप्ट ऑफ कॉन्टिनम इज नॉट वैलिड, दैट कॉन्सेप्ट ऑफ कॉन्टिनम इज नॉट वैलिड। वैसे ही अगर हम बात करते हैं हाई वैक्यूम, इन केस ऑफ हाई वैक्यूम के केस में भी आपके पास जो कॉन्सेप्ट ऑफ कॉन्टिनम है वो वैलिड नहीं होता, ठीक है। अगेन इन केस ऑफ द हाई वैक्यूम, सो हाई वैक्यूम अगर है तो डेफिनेटली आपके पास प्रेशर जो है वो मच लेसर देन द एटमॉस्फेरिक प्रेशर है। इफ प्रेशर इज मच लेसर देन द एटमॉस्फेरिक प्रेशर, दैट मींस दो मॉलिक्यूल्स के बीच का जो गैप होगा वो क्या होगा? ज्यादा होगा। और अगर दो मॉलिक्यूल्स के बीच का अगर गैप ज्यादा है तो डेफिनेटली लैम्डा की वैल्यू ज्यादा होने वाली है, और लैम्डा की वैल्यू अगर ज्यादा होगी, किससे ज्यादा होगी? 0.01 से ज्यादा होगी। दैट कॉन्सेप्ट ऑफ कॉन्टिनम इज नॉट वैलिड। क्लियर है पॉइंट? नाउ नेक्स्ट हम बात करते हैं फ्लूइड प्रॉपर्टीज, ठीक। नेक्स्ट हम बात करते हैं फ्लूइड प्रॉपर्टीज। सो फ्लूइड प्रॉपर्टीज की अगर हम बात करते हैं तो फ्लूइड प्रॉपर्टी में सबसे पहले हम बात करते हैं मास डेंसिटी, या फिर हम बोलते हैं डेंसिटी। सबसे पहले जो फ्लूइड प्रॉपर्टीज है जिसके बारे में हम बात करते हैं मास डेंसिटी, या फिर हम क्या बोलते हैं? हम बोलते हैं डेंसिटी। किससे डिनोट करते हैं? रो से। और बड़ा सिंपल है ये, रो इज इक्वल टू क्या होता है? दिस इज नथिंग बट द मास पर यूनिट वॉल्यूम, राइट। मास का यूनिट हो गया केजी, वॉल्यूम का यूनिट हो गया मीटर क्यूब, तो ये हो गया केजी पर मीटर क्यूब। फंडामेंटल डायमेंशन के फॉर्म में अगर लिखना है तो फंडामेंटल डायमेंशन के फॉर्म में क्या आ जाएगा? ये हो जाएगा ml-3, करेक्ट है। अब आपके पास ये समझना है कि डेंसिटी तो चलो ठीक है, नॉट डेंसिटी एयर, अगर हम गैस की डेंसिटी और वाटर, गैस की डेंसिटी और लिक्विड की डेंसिटी को अगर हम कंपेयर करें, ठीक है, गैसेस की डेंसिटी और लिक्विड की डेंसिटी को अगर हम कंपेयर करें तो हमको पता होना चाहिए कि भाई जो लिक्विड की जो डेंसिटी होती है, लिक्विड की जो डेंसिटी होती है वो ज्यादा होती है किससे? गैसेस की डेंसिटी से, करेक्ट है, ठीक है। एग्जांपल के तौर पे अगर आप समझना हो तो समझ सकते हो। अगर हम वाटर की डेंसिटी की बात करते हैं तो वाटर की जो डेंसिटी होती है हमारे पास कितना होता है? 1000 kg पर मीटर क्यूब होता है। किस टेम्परेचर पे? 4 डिग्री सेल्सियस पे, ठीक है, किस टेम्परेचर पे? 4 डिग्री सेल्सियस पे। और ये आपके पास वाटर की मैक्सिमम डेंसिटी है। वाटर की जो मैक्सिमम डेंसिटी होती है वो किस पे होता है? 4 डिग्री सेल्सियस पे, करेक्ट। सो वाटर की डेंसिटी आपके पास कितना है? 1000 kg पर मीटर क्यूब। और नॉर्मल टेम्परेचर प्रेशर पे देखोगे तो जो एयर की जो डेंसिटी होती है वो मेरे पास कितना होता है? 1.02 kg पर मीटर क्यूब। तो यहां से आप ऑब्जर्व कर सकते हो कि जो लिक्विड की जो डेंसिटी होती है वो ज्यादा होती है एज कंपेयर टू गैसेस की डेंसिटी से। क्लियर हो गई इतनी बात, राइट। अच्छा, एक चीज और कि टेम्परेचर और प्रेशर का जो इफेक्ट है वो डेंसिटी पे क्या पड़ता है? तो अगर आप टेम्परेचर बढ़ाते हो, एज टेम्परेचर इंक्रीजेस, जो डेंसिटी होती है वो क्या होती है? डेंसिटी जो है वो डिक्रीज होती है। अगर आप टेम्परेचर बढ़ाते हो तो डेंसिटी क्या होती है? डेंसिटी डिक्रीज होती है। अगर ऐसे ही अगर हम प्रेशर बढ़ाए तो डेंसिटी हमारे पास क्या होता है? डेंसिटी हमारे पास इंक्रीज होता है, राइट। ये तो बात हो गई किसकी? ये तो बात हो गई आपके पास फ्लूइड की। ये तो बात हो गई किसकी? ये तो बात हो गई फ्लूइड की। लेकिन अगर हम लिक्विड और गैसेस की बात करें, अगर हम लिक्विड की बात करते हैं तो लिक्विड के केस में क्या होता है? लिक्विड के केस में अगर आप टेम्परेचर और प्रेशर चेंज करते हो तो डेंसिटी में जो चेंजेस होता है वो सिग्निफिकेंट नहीं होता है, राइट। अगर हम बात करें किसकी? अगर हम बात करते हैं लिक्विड की, तो लिक्विड के केस में जो डेंसिटी में जो चेंजेस होता है, डेंसिटी में जो चेंजेस होगा वो सिग्निफिकेंट नहीं होता है। लेकिन अगर हम गैसेस की बात करें तो गैसेस के केस में डेंसिटी में जो चेंजेस होता है प्रेशर और टेम्परेचर को चेंज करने से, वो क्या होता है? वो हमारे पास सिग्निफिकेंट होता है। क्लियर है पॉइंट? इसीलिए लिक्विड को और हम क्या बोलते हैं? क्योंकि डेंसिटी में जो चेंजेस है वो सिग्निफिकेंट नहीं है, इसीलिए जो लिक्विड है उसको लिक्विड को हम जनरली बोलते हैं कि लिक्विड जो होता है वो क्या होता है? इनकंप्रेसिबल सब्सटेंस होता है। क्लियर? सो ये हो गया मेरे पास क्या? ये हो गया मेरे पास मास डेंसिटी। नाउ जो सेकंड फ्लूइड प्रॉपर्टी है जिसके बारे में आप पढ़ते हो, दैट इज नथिंग बट द वेट डेंसिटी। सेकंड जो है आपके पास क्या है? दैट इज नथिंग बट द वेट डेंसिटी, या फिर इसी को हम क्या बोलते हैं? इसी को हम बोलते हैं स्पेसिफिक वेट। वेट डेंसिटी या फिर स्पेसिफिक वेट किससे डिनोट करते हैं? डिनोट करते हैं गामा से। और ये जो गामा होगा ये क्या होगा? जैसे डेंसिटी क्या है? मास पर यूनिट वॉल्यूम,
वैसे ही अगर हम डेंसिटी की बात करें तो वैसे ही अगर हम वेट डेंसिटी की बात करें तो वेट डेंसिटी हमारे पास क्या है, वेट डेंसिटी है हमारे पास वेट पर यूनिट वॉल्यूम। क्लियर। नाउ वेट का यूनिट अगर आप देखोगे तो वेट आपके पास फोर्स है तो वेट का यूनिट क्या होगा, न्यूटन, और वॉल्यूम का यूनिट अगर मैं बोलूं तो वॉल्यूम का यूनिट मेरे पास क्या होगा, न्यूटन पर मीटर क्यूब। राइट। फंडामेंटल डायमेंशन के फॉर्म में लिखना है तो फंडामेंटल डायमेंशन के फॉर्म में भी आप लिख सकते हो, ये हो गया mlt - 2, ये हो गया मेरे पास क्या, फोर्स, और अगर वॉल्यूम देखोगे तो ये मेरे पास क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा एल क्यूब। राइट। तो ये चला गया तो ये क्या आ जाएगा, ये हो गया ml - 2 और ये हो गया t - 2। ये हो गया मेरे पास क्या, फंडामेंटल डायमेंशन के फॉर्म में। क्लियर। नाउ नेक्स्ट अगर मैं बोलता हूं, अगर मैं कंपेयर करूं रेट, यहां पे अगर एक चीज और आप देख सकते हो कि वेट को मैं क्या लिख सकता हूं, वेट को लिख सकता हूं मास इनटू ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन, वॉल्यूम मेरे पास क्या हो गया v, और m बाई वी को मैं क्या लिख सकता हूं, m बाई वी को मैं लिख सकता हूं रो मल्टीप्लाइड बाई g। राइट। सो अगर आपके पास जैसे अगर मैं फॉर एग्जांपल वाटर का अगर मैं सपोज वेट डेंसिटी देखना चाहता हूं कि वाटर का वेट डेंसिटी मेरे पास कितना होगा, तो रो तो मेरे को पता है। अगर देखो एक चीज और यहां पे समझना, अगर प्रॉब्लम में आपको रो गिवन है तो आप वही लेके चलोगे, और अगर प्रॉब्लम में अगर आपको रो गिवन नहीं है तो बाय डिफॉल्ट आप कितना ले लोगे, 1000 kg पर मीटर क्यूब। सेम चीज ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन के साथ भी है। अगर ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन प्रॉब्लम में आपको गिवन है, अगर सपोज 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर गिवन है तो आपको 10 लेके ही चलना है, अदरवाइज आपके पास क्या होगा, गलती होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। राइट। सो अगर हमको जी प्रॉब्लम में गिवन है तो हमको वही लेके चलना है, और प्रॉब्लम में अगर हमको गिवन नहीं है तो हम क्या लेके चलेंगे, हम लेके चलेंगे 9.81। तो यहां से अगर देखोगे तो ये हो जाएगा 9810, ये हो गया न्यूटन पर मीटर क्यूब, और अगर इसको किलो न्यूटन पर मीटर क्यूब में लिखोगे तो ये हो जाएगा 9.810, ये हो गया किलो न्यूटन पर मीटर क्यूब। क्लियर है पॉइंट। राइट। जो नेक्स्ट हमारे पास फ्लूइड प्रॉपर्टी है दैट इज नथिंग बट द स्पेसिफिक वॉल्यूम। स्पेसिफिक वॉल्यूम किससे डिनोट करते हैं, डिनोट करते हैं स्मॉल v से, और स्पेसिफिक वॉल्यूम हमारे पास क्या होता है, दिस इज नथिंग बट द टोटल वॉल्यूम डिवाइडेड बाय, ये मेरे पास क्या हो गया, टोटल वॉल्यूम डिवाइडेड बाय मास। राइट। सो टोटल वॉल्यूम मेरे पास क्या है, दैट इज अ कैपिटल V, ये हो गया डिवाइडेड बाय m, तो ये लिख सकता हूं 1 अपॉन ये हो जाएगा m बाई v, तो ये हो जाएगा 1 बाई रो। राइट। सो यहां से अगर मैं स्पेसिफिक वॉल्यूम की बात करता हूं तो जो स्पेसिफिक वॉल्यूम है वो मेरे पास क्या हो जाएगा, 1 बाई रो। और आपको ये पता है कि अगर मैं लिक्विड और गैसेस के रो को कंपेयर करता हूं, सेम चीज मैं कंपेयर कर सकता हूं किसको, स्पेसिफिक वॉल्यूम किसका, गैसेस और लिक्विड का। तो सीधी सी बात है, अगर लिक्विड की डेंसिटी अगर ज्यादा है किससे, गैस से, तो स्पेसिफिक वॉल्यूम गैस का क्या होगा, ज्यादा होगा एज कंपेयर टू स्पेसिफिक वॉल्यूम ऑफ द लिक्विड। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि अगर आपको गैसेस को हैंडल करना है, गैसेस को अगर हैंडल करना है तो आपको लार्ज डायमीटर के पाइप की नीड होती है। क्यों? क्योंकि गैसेस का जो स्पेसिफिक वॉल्यूम है वो ज्यादा होता है। ठीक है। वही अगर आपको लिक्विड को हैंडल करना है तो आपको स्मॉल डायमीटर के पाइप की जरूरत पड़ती है। राइट। क्यों? क्योंकि आपके पास जो लिक्विड का जो स्पेसिफिक वॉल्यूम है वो स्पेसिफिक वॉल्यूम मेरे पास क्या है, कम है। करेक्ट है पॉइंट। नाउ नेक्स्ट हमारे पास जो प्रॉपर्टी है वो है हमारे पास क्या, नेक्स्ट जो प्रॉपर्टी है वो है हमारे पास स्पेसिफिक ग्रेविटी, या फिर क्या बोलते हैं, रिलेटिव डेंसिटी। नाउ नेक्स्ट जो प्रॉपर्टी है दैट इज स्पेसिफिक ग्रेविटी, स्पेसिफिक ग्रेविटी या फिर क्या बोलते हैं, रिलेटिव डेंसिटी, रिलेटिव डेंसिटी। करेक्ट। नाउ स्पेसिफिक ग्रेविटी या फिर रिलेटिव डेंसिटी किससे डिनोट करते हैं, डिनोट करते हैं S से। राइट। और S मेरे पास क्या होता है, S इज नथिंग बट द रो ऑफ एनी फ्लूइड डिवाइडेड बाय रो ऑफ स्टैंडर्ड फ्लूइड। और स्टैंडर्ड फ्लूइड हम क्या लेके चलते हैं, स्टैंडर्ड फ्लूइड हम लेके चलते हैं वाटर को। राइट। वैसे ही अगर हम बोले लिखना चाहो तो हम इसको ऐसा भी लिख सकते हैं, ऊपर और नीचे अगर आप ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन से मल्टीप्लाई कर देते हो तो ये आ जाएगा गामा ऑफ एनी फ्लूइड डिवाइडेड बाय गामा ऑफ वाटर। क्लियर है पॉइंट। ये आपके पास क्या है, ये आपके पास स्पेसिफिक ग्रेविटी। सो कई बार आपको क्वेश्चन में स्पेसिफिक ग्रेविटी गिवन होता है, डेंसिटी आपको गिवन नहीं होता। सो स्पेसिफिक ग्रेविटी अगर गिवन है, मान लीजिए आपके पास, मान लो बेंजीन है और बेंजीन का जो स्पेसिफिक ग्रेविटी है ये मेरे को कितना दे के रखा है, बेंजीन है उसका जो स्पेसिफिक ग्रेविटी है ये मेरे को दे के रखा है 0.88। राइट। मेरे को क्या फाइंड आउट करना है, मेरे को डेंसिटी फाइंड आउट करना है बेंजीन का। तो ये कितना हो गया, 0.88 मल्टीप्लाइड बाई, लिख सकता हूं ये मेरे पास क्या हो गया, 1000 से मल्टीप्लाई कर दूंगा तो यहां पे मेरे पास कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 880 kg पर मीटर क्यूब, 880 kg पर मीटर क्यूब। सो दिस इज नथिंग बट द रिलेटिव डेंसिटी ऑफ द बेंजीन। राइट। अच्छा, एक चीज और यहां पे समझना है, जो स्पेसिफिक ग्रेविटी, जिस इंस्ट्रूमेंट के थ्रू हम स्पेसिफिक ग्रेविटी को मेजर करते हैं, जिस इंस्ट्रूमेंट के थ्रू हम स्पेसिफिक ग्रेविटी को मेजर करते हैं उस इंस्ट्रूमेंट को हम क्या बोलते हैं, उस इंस्ट्रूमेंट को हम बोलते हैं हाइड्रोमीटर। हाइड्रोमीटर के थ्रू हम क्या करते हैं, स्पेसिफिक ग्रेविटी को मेजर करते हैं। अच्छा, इसी इंस्ट्रूमेंट से मिलता जुलता नाम एक और नाम होता है दैट इज हाइग्रोमीटर।
ठीक है। हाइग्रोमीटर, जनरली स्टूडेंट इसमें कंफ्यूज होते हैं हाइड्रोमीटर और हाइग्रोमीटर में। तो हाइग्रोमीटर जो होता है ये किसके लिए होता है, दिस इज फॉर द ह्यूमिडिटी। ये ह्यूमिडिटी मेजर करने के लिए होता है कि आपके पास जो एयर है, एयर में कितना मॉइस्चर कंटेंट प्रेजेंट है, उसको मेजर करने के लिए आपके पास हाइग्रोमीटर होता है। अगर हाइड्रोमीटर की बात करते हैं तो हाइड्रोमीटर किसके लिए होता है, हाइड्रोमीटर होता है स्पेसिफिक ग्रेविटी मेजर करने के लिए। क्लियर है पॉइंट। नाउ नेक्स्ट हमारे पास जो फ्लूइड प्रॉपर्टी है वो हमारे पास क्या है, विस्कोसिटी। नेक्स्ट जो फ्लूइड प्रॉपर्टी है विस्कोसिटी। सो व्हाट इज द विस्कोसिटी, सो दैट विस्कोसिटी इज नथिंग बट द रेजिस्टेंस टू फ्लो। ठीक है, अगर हम विस्कोसिटी की बात करते हैं तो विस्कोसिटी हमारे पास क्या है, दैट विस्कोसिटी इज नथिंग बट द रेजिस्टेंस टू फ्लो, राइट। और विस्कोसिटी अगर आप देखोगे, ठीक है, अगर हम विस्कोसिटी की बात करते हैं तो विस्कोसिटी में हम एक पढ़ते हैं नो स्लिप कंडीशन। ठीक है, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, नो स्लिप कंडीशन, राइट। और नो स्लिप कंडीशन क्या होता है, नो स्लिप कंडीशन होता है अगर मान लो आपके पास क्या है, अगर मान लो आपके पास एक प्लेट है और प्लेट के ऊपर से क्या हो रहा है, प्लेट के ऊपर से अगर हमारे पास रियल फ्लूइड पास कर रहा है, ये मेरे पास कैसा फ्लूइड है, रियल फ्लूइड, क्योंकि आइडियल फ्लूइड के केस में विस्कोसिटी तो जीरो होती है। तो यहाँ पे हमें जो बात करना है वो किसकी बात करना है, रियल फ्लूइड की, राइट। और हम बात करते हैं नो स्लिप कंडीशन की। तो नो स्लिप कंडीशन क्या है, नो स्लिप कंडीशन होता है अगर मान लो ये मेरे पास एक्स एक्सिस है और ये मेरे पास वाई एक्सिस है, तो एट वाई इज इक्वल टू जीरो, एट वाई इज इक्वल टू जीरो मैं बोलता हूं जो रिलेटिव वेलोसिटी है किसके किसके बीच का, रिलेटिव वेलोसिटी प्लेट और फ्लूइड लेयर के बीच का, दैट रिलेटिव वेलोसिटी इज जीरो, राइट। सो अगर मान लो ये जो प्लेट है, इस प्लेट की वेलोसिटी को अगर मैं बोल देता हूं यूएस, अगर मैं प्लेट की वेलोसिटी को मैं क्या बोल देता हूं यूएस, और जो फ्लूइड लेयर की वेलोसिटी है उसको मैं क्या बोल देता हूं, उसको मैं बोल देता हूं यू। तो मैं क्या बोल रहा हूं, एट वाई इज इक्वल टू जीरो पे आपके पास दोनों के बीच में जो फ्लूइड लेयर है और जो आपके पास प्लेट है उनके बीच में कोई भी रिलेटिव वेलोसिटी एग्जिस्ट नहीं करेगा, कोई भी रिलेटिव वेलोसिटी एग्जिस्ट नहीं करेगा। इसका मतलब क्या है कि जो वेलोसिटी आपके पास प्लेट का होगा वही वेलोसिटी किसका होगा, वही वेलोसिटी आपके पास फ्लूइड लेयर का होगा। सो अगर ये स्टेशनरी है तो आपके पास एट y इज इक्वल टू जीरो पे जो फ्लूइड लेयर होगा वो भी क्या होगा, वो भी स्टेशनरी होगा। तो मैं लिख सकता हूं एट y इज इक्वल टू जीरो u इज इक्वल टू यूएस, राइट। सो अगर यूएस आपके पास जीरो है, अगर जो प्लेट की वेलोसिटी अगर जीरो है तो फ्लूइड लेयर की वेलोसिटी भी क्या होगी, जीरो होगी एट y इज इक्वल टू जीरो पे, राइट। इसको हम क्या बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं नो स्लिप कंडीशन, या इसी को और हम बोलते हैं मैक्सवेल नो स्लिप कंडीशन, मैक्सवेल नो स्लिप कंडीशन। तो कई बार आपके पास क्वेश्चन आता है कि जो मैक्सवेल नो स्लिप कंडीशन होता है वो किसके लिए एप्लीकेबल है, मैक्सवेल नो स्लिप कंडीशन है वो किसके लिए एप्लीकेबल है, या नो स्लिप कंडीशन है वो किसके लिए एप्लीकेबल होता है। तो नो स्लिप कंडीशन जो है वो किसके लिए एप्लीकेबल होता है, रियल फ्लूइड के लिए एप्लीकेबल होता है, राइट। नो स्लिप कंडीशन है वो किसके लिए एप्लीकेबल होता है, रियल फ्लूइड के लिए एप्लीकेबल होता है। और क्वेश्चन ये भी पूछा जाता है कि नो स्लिप कंडीशन के लिए फ्लूइड की कौन सी प्रॉपर्टी रिस्पॉन्सिबल होती है। तो नो स्लिप कंडीशन के लिए फ्लूइड की जो प्रॉपर्टी रिस्पॉन्सिबल है वो मेरे पास क्या है, वो मेरे पास है विस्कोसिटी, करेक्ट है पॉइंट, राइट। सो यहां पे आपके पास प्लेट में कांटेक्ट में आने से पहले जो रियल फ्लूइड की जो वेलोसिटी हो, जो फ्लूइड की वेलोसिटी है उसको मैं क्या बोलता हूं, उसको मैं बोलता हूं फ्री स्ट्रीम वेलोसिटी, राइट। सो यहां पे ये समझ आ गया, अगर आपके पास प्लेट अगर यहां पे स्टेशनरी है, अगर प्लेट मेरे पास क्या है, प्लेट अगर स्टेशनरी है तो भाई यहां से जैसे जैसे मैं प्लेट के परपेंडिकुलर ऊपर की तरफ जाते जाऊंगा तो जो वेलोसिटी है वो क्या होता जाएगा, बढ़ता जाएगा, और एक डिस्टेंस ऐसा मिलेगा जहां पे वेलोसिटी रीच कर जाएगा किसके बराबर, फ्री स्ट्रीम वेलोसिटी के बराबर, राइट। सो यहां पे आपके पास वेलोसिटी क्या है, यहां पे वेलोसिटी आपके पास जीरो है, और यहां से कुछ डिस्टेंस पे प्लेट के परपेंडिकुलर कुछ डिस्टेंस पे जो वेलोसिटी है वो किसके बराबर है, फ्री स्ट्रीम वेलोसिटी के बराबर है। सो डेफिनेटली हर एक लेयर की जो वेलोसिटी है वो क्या होने वाला है, हर एक लेयर की जो वेलोसिटी है वो अलग अलग होने वाला है, किसके कारण से, बिकॉज ऑफ द विस्कोसिटी, राइट। सो हर एक लेयर की वेलोसिटी है आपके पास अलग अलग है। सो डेफिनेटली आपको यहां पे क्या दिखने वाला है, डेफिनेटली आपको यहां पे दिखने वाला है कि जो वेलोसिटी है u जो है वो किसका फंक्शन आपको दिख रहा है, u जो है आपके पास y का फंक्शन दिख रहा है, राइट। और अगर आप यहां पे ये चीज ऑब्जर्व कर पा रहे हो, क्या ऑब्जर्व कर पा रहे हो कि यहां पे जो दो लेयर के बीच में, ठीक है, अगर इस लेयर की वेलोसिटी अगर मान लो 10 मीटर पर सेकेंड है तो इस लेयर की वेलोसिटी 10 मीटर पर सेकेंड से कम होगी, राइट। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है कि दो लेयर के बीच में आपके पास क्या हो रहा है, दो लेयर के बीच में आपके पास रिलेटिव वेलोसिटी एग्जिस्ट कर रहा है, और दो लेयर के बीच में अगर रिलेटिव वेलोसिटी एग्जिस्ट करेगा सो डेफिनेटली फ्रिक्शन कम इनटू पिक्चर, ठीक है, आपके पास फ्रिक्शन पिक्चर में आने वाला है। तो विस्कोसिटी के कारण से क्या होता है, दो फ्लूइड लेयर के बीच में फ्रिक्शन जो है वो पिक्चर में आता है, और जो फ्रिक्शन फोर्स जो जनरेट हो रहा है दो लेयर के बीच में, वो जो फ्रिक्शन फोर्स है वो कैसा है। सो अगर मान लो ये मेरे पास, अगर मैं टॉप व्यू देखता हूं किसका, अगर मैं टॉप व्यू देखता हूं फ्लूइड के लेयर का, तो ये मेरे पास फ्लूइड का लेयर है, और ये मेरे पास क्या हो गया, ये मेरे पास हो गया रेजिस्टेंस फोर्स, या फिर इसी को मैं बोल सकता हूं क्या, ये मेरे पास है फ्रिक्शन फोर्स, राइट। और ये जो फ्रिक्शन फोर्स है ये आपको दिख रहा होगा, ये जो है
पैरेलल है। किसके पैरेलल है? ये जो प्लेन आप देख रहे हो, ठीक है, जो टॉप व्यू आप देख रहे हो, इस टॉप व्यू के क्या है? इस टॉप व्यू के पैरेलल है। मतलब ये जो फोर्स है वो कैसा फोर्स है? ये जो फोर्स है वो मेरे पास क्या है? ये फोर्स मेरे पास शियर फोर्स है, करेक्ट। और अगर शियर फोर्स है तो डेफिनेटली शियर स्ट्रेस भी होगा, वो भी पिक्चर में आएगा। और शियर स्ट्रेस अगर मेरे को फाइंड आउट करना है तो शियर स्ट्रेस मैं फाइंड आउट कर सकता हूं, दिस इज नथिंग बट द एफ आर डिवाइडेड बाई ए या फिर एफ एस डिवाइडेड बाई ए। क्लियर है पॉइंट? और इसी शियर स्ट्रेस के बारे में न्यूटन्स ने बात किया था, जिसको हम बोलते हैं क्या? न्यूटन्स लॉ ऑफ विस्कोसिटी, जो मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था, राइट? न्यूटन्स लॉ ऑफ विस्कोसिटी। और न्यूटन्स लॉ ऑफ विस्कोसिटी क्या बोलता है कि द शियर स्ट्रेस एट एनी डिस्टेंस y, शियर स्ट्रेस एट एनी डिस्टेंस y दैट इज इक्वल टू दिस इज म्यू du बाई dy। करेक्ट है? यही आता है आपके पास, राइट? बेसिकली ये आता कहां से? तो मैंने फिर से मैं बोल रहा हूं कि कंप्लीट मैं डेरिवेशन वो डेरिवेशन वाले पार्ट पे नहीं जाऊंगा। जो इंपॉर्टेंट है वही चीजें मैं यहां पे डिस्कस कर रहा हूं, जो आप क्विक रिवीजन करते हो मैं वही चीजें आपके पास डिस्कशन कर रहा हूं। तो हमने पढ़ा था कि जो टाउ होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है किसके? रेट ऑफ एंगुलर डिफॉर्मेशन के, या रेट ऑफ शियर स्ट्रेन के, या फिर शियर स्ट्रेन रेट के, करेक्ट। यहां से प्रोपोर्शनलिटी साइन अगर हटाते हो तो आपके पास कांस्टेंट आता है, और वो कांस्टेंट मेरे पास क्या है? वो कांस्टेंट है मेरे पास म्यू। डी थीटा बाई डी टी को मैं किसके बराबर लिख सकता हूं? डी थीटा बाई डी टी बराबर होता है डी यू बाई डी वाई के, ठीक है। ये हम फाइंड आउट करते हैं, ये हम कंप्लीट डिराइव करते हैं जब हम क्लासरूम में इसको पढ़ते हैं, राइट। नाउ डी यू बाई डी वाई मेरे पास क्या है? द डी यू बाई डी वाई इज नथिंग बट द वेलोसिटी ग्रेडियंट। ये मेरे पास क्या है? ये मेरे पास है वेलोसिटी ग्रेडियंट। किस डायरेक्शन में आपको दिख रही है? ये जो वेलोसिटी ग्रेडियंट है ये किस डायरेक्शन में है? दिस इज द वेलोसिटी ग्रेडियंट इन वाई डायरेक्शन। दिस इज द वेलोसिटी ग्रेडियंट इन वाई डायरेक्शन, करेक्ट। म्यू मेरे पास क्या है? दैट म्यू इज नथिंग बट द डायनामिक विस्कोसिटी, ठीक है। म्यू मेरे पास क्या है? म्यू मेरे पास है डायनामिक विस्कोसिटी, या इसी को और हम क्या बोलते हैं? इसी को हम बोलते हैं विस्कोसिटी, या इसी को और हम क्या बोलते हैं? इसी को हम बोलते हैं एब्सोल्यूट विस्कोसिटी। इसी को हम क्या बोलते हैं? इसी को हम बोलते हैं एब्सोल्यूट विस्कोसिटी। क्लियर है पॉइंट, राइट। अच्छा, एक चीज और यहां पे समझना, जब आप लिखते हो टाउ इज इक्वल टू म्यू डी यू बाई डी वाई, राइट, आप ऐसा भी लिख सकते हो टाउ इज इक्वल टू म्यू डी थीटा बाई डी टी, और डी थीटा बाई डी टी किसके बराबर निकल के आता है? डी थीटा बाई डी टी निकल के आता है डी यू बाई डी वाई के बराबर, राइट। सो यहां से अगर आप देख रहे हो म्यू जो है, म्यू को मैं क्या बोलता हूं? म्यू को मैं बोलता हूं डायनामिक विस्कोसिटी, या फिर विस्कोसिटी, या फिर मैं क्या बोलता हूं इसी को? एब्सोल्यूट विस्कोसिटी, राइट। और वो फ्लूइड जो आपके पास इस लॉ को फॉलो करता है, जो न्यूटन्स लॉ ऑफ विस्कोसिटी को फॉलो करता है, उस फ्लूइड को हम क्या बोलते हैं? उस फ्लूइड को हम बोलते हैं न्यूटोनियन फ्लूइड। उस फ्लूइड को हम क्या बोलते हैं? उस फ्लूइड को हम बोलते हैं न्यूटोनियन फ्लूइड। और न्यूटोनियन फ्लूइड का एग्जांपल क्या है? जैसे एयर हो गया, एयर, वाटर, ठीक है, पेट्रोल, बेंजीन, ठीक, एयर, वाटर, पेट्रोल, बेंजीन, डीजल, कैरोसिन, ग्लिसरीन, ये सब किसके एग्जांपल है? ये एग्जांपल है न्यूटोनियन फ्लूइड के। क्लियर है पॉइंट, राइट। अच्छा, अब एक चीज और समझना कि यहां पे ये जब आप लिखते हो न्यूटन्स लॉ ऑफ विस्कोसिटी, तो ये जो न्यूटन्स लॉ ऑफ विस्कोसिटी है ये कब एप्लीकेबल है, राइट। तो सबसे पहले ये कब एप्लीकेबल है? अगर हम प्लेट के ऊपर जो फ्लो की कंडीशन है, वो फ्लो की कंडीशन कैसी होनी चाहिए? लैमिनार फ्लो, ठीक है। आगे आप देखोगे कि फ्लो आपके पास लैमिनार फ्लो होता है, टर्बुलेंट फ्लो होता है। तो यहां पे जो हम लिख रहे हैं न्यूटन्स लॉ ऑफ विस्कोसिटी के बारे में जो बात कर रहे हैं, तो प्लेट के ऊपर जो फ्लो है वो फ्लो की कंडीशन कैसी होनी चाहिए? जो फ्लो की कंडीशन है वो लैमिनार होनी चाहिए। और सेकेंड चीज यहां से अगर आप देखोगे, सेकेंड चीज यहां पे आप देखोगे तो जो फ्लो है वो प्लेट के ऊपर होना चाहिए, फ्लो ओवर अ फ्लैट प्लेट, राइट। और डेफिनेटली जो फ्लूइड है वो न्यूटन कैसा फ्लूइड होना चाहिए? जो फ्लूइड है वो मेरे पास कैसा होना चाहिए? न्यूटोनियन फ्लूइड होना चाहिए। जो फ्लूइड है वो मेरे पास कैसा फ्लूइड होना चाहिए? न्यूटोनियन फ्लूइड होना चाहिए। तो कंडीशन क्या है? लैमिनार फ्लो होना चाहिए, ठीक है। टर्बुलेंट के केस में आपके पास ये मैथमेटिकल एक्सप्रेशन नहीं मिलने वाला है, कुछ और मिलने वाला है, ठीक है। फ्लो किसके ऊपर होना चाहिए? फ्लैट प्लेट के ऊपर होना चाहिए, क्योंकि अगर मान लो आपके पास क्या है, अगर आपको मान लो पाइप है और पाइप के अंदर आपके पास लैमिनार फ्लो है, तो उस केस में, ठीक है, थोड़ा सा आपके पास जो मैथमेटिकल एक्सप्रेशन फॉर्म है वो चेंज हो जाता है, रहता ऐसा ही है लेकिन थोड़ा सा चेंज हो जाता है। तो चेंज क्या होता है वो जब आप पाइप फ्लो पढ़ोगे तो वो सारी चीजें आपको क्लियर होगी। तो ये जो लिखा है मैंने फ्लो ओवर अ फ्लैट प्लेट, और आपके पास कैसा फ्लूइड होना चाहिए? फ्लूइड जो है वो न्यूटोनियन फ्लूइड होना चाहिए। करेक्ट है पॉइंट, राइट। अब देखो, अब यहां पे हम बात कर रहे हैं किसकी? अगर हम बात करते हैं टाउ वर्सेस डी यू बाई डी वाई ग्राफ की, अगर हम यहां पे बात करते हैं किसकी? अगर हम यहां पे बात करते हैं टाउ वर्सेस डी यू बाई डी वाई ग्राफ की, राइट। ये मेरे पास क्या हो गया? ये मेरे पास हो गया शियर स्ट्रेस, और ये मेरे पास क्या हो गया? डी यू बाई डी वाई, दिस इज नथिंग बट द वेलोसिटी ग्रेडियंट, या फिर इसी को मैं क्या लिख सकता हूं? डी थीटा बाई डी टी। तो जो ग्राफ बनेगा वो ग्राफ कैसा बनेगा? तो आपको डायरेक्टली दिख रहा है कि जो ग्राफ बनेगा वो ग्राफ कैसा बनेगा? दिस ग्राफ इज नथिंग बट द स्ट्रेट लाइन, ठीक। सो अगर न्यूटोनियन फ्लूइड के लिए अगर मैं टाउ वर्सेस डी यू बाई डी वाई ग्राफ देखूं, न्यूटोनियन फ्लूइड के लिए अगर मैं टाउ वर्सेस डी यू बाई डी वाई ग्राफ देखूं,
ठीक। तो ये जो ग्राफ बनेगा वो कैसा बनेगा, स्ट्रेट लाइन। स्टार्ट कहां से होगा, स्टार्ट होगा ओरिजिन से, और ये जो स्लोप है, ये जो स्लोप है ये किसको प्रेजेंट करता है, ये जो स्लोप प्रेजेंट करता है किसको, स्लोप जो है वो प्रेजेंट करता है डायनामिक विस्कोसिटी को या फिर विस्कोसिटी को, करेक्ट। और ये भी हमको पता है कि अगर हम बात करते हैं जैसे वाटर और एयर को अगर हम कंपेयर करते हैं तो वाटर की जो विस्कोसिटी होती है वो क्या होती है, एयर की विस्कोसिटी से ज्यादा होती है। तो कई बार आपके पास ऐसा क्वेश्चन भी आता है, ठीक है, जैसे कि अगर आपको टाउ वर्सेस डी यू बाई डी वाई ग्राफ दे दिया जाएगा, ठीक है, ठीक है, दो फ्लूइड है, एक फ्लूइड के लिए ये है और दूसरे फ्लूइड के लिए बी ए है, राइट। तो दो फ्लूइड है ए और बी, ए फ्लूइड के लिए आपके पास ये है, बी फ्लूइड के लिए आपके पास ये है। बोलता है कि दोनों में से एक एयर के लिए एक वाटर के लिए है, तो आप बताओ कौन सा एयर के लिए है और कौन सा वाटर के लिए, ठीक है। तो यहां से आप कमेंट कर सकते हो, ये मेरे पास किसके लिए होगा, ये मेरे पास वाटर के लिए होगा और ये मेरे पास किसके लिए होगा, एयर के लिए होगा, क्योंकि स्लोप देखना है और स्लोप किसको बताता है, स्लोप बताता है डायनामिक विस्कोसिटी को या फिर विस्कोसिटी को, राइट। नाउ नेक्स्ट हम बात करते हैं किसके बारे में, यूनिट के बारे में। तो यूनिट क्या होता है भाई, अगर हम बात करते हैं सबसे पहले, अगर हम बात करें किसकी, अगर हम बात करते हैं एसआई यूनिट, राइट। अगर हम बात करते हैं किसकी, अगर हम बात करते हैं एसआई यूनिट, सो एसआई यूनिट क्या हो जाएगा, यहां से आप देख सकते हो जो म्यू का जो एसआई यूनिट है, सो म्यू इज इक्वल टू ये मेरे पास क्या है, दैट इज नथिंग बट द टाउ, ये हो जाएगा मेरे पास डी यू बाई डी वाई, राइट। टाउ मेरे पास क्या है, टाउ इज नथिंग बट द शियर स्ट्रेस, जिसको मैं लिख सकता हूं पास्कल डिवाइडेड बाई डी यू बाई डी वाई। तो डी यू बाई डी वाई क्या हो जाएगा, दैट इज नथिंग बट द पर सेकंड, राइट। ये मेरे पास क्या है, ये मेरे पास है शियर स्ट्रेस रेट, इसकी यूनिट क्या होगी, पर सेकंड। डी यू बाई डी वाई की यूनिट क्या होगी, पर सेकंड। आप यहां से भी देख सकते हो यू की यूनिट मीटर पर सेकंड, ठीक है, वाई की यूनिट मीटर, सो मीटर से मीटर चला जाएगा तो 1/सेकंड, ठीक है। तो ये मेरे पास क्या आ जाएगा भाई, ये मेरे पास आ जाएगा पास्कल सेकंड, या फिर और क्या लिख सकता हूं, पास्कल को मैं लिख सकता हूं न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, और ये हो जाएगा मेरे पास क्या है, न्यूटन सेकंड पर मीटर स्क्वायर। सो ऐसा यूनिट मेरे पास क्या है, दैट ऐसा यूनिट इज नथिंग बट द न्यूटन सेकंड पर मीटर स्क्वायर, राइट। अच्छा, अगर मैं एमकेएस यूनिट की बात करता हूं, एमकेएस यूनिट और एसआई यूनिट में क्या रिलेशन है, तो यहां पे अगर मैं बात करता हूं 1 न्यूटन सेकंड पर मीटर स्क्वायर, ये आपको दिख रहा होगा 1 न्यूटन सेकंड पर मीटर स्क्वायर। अच्छा, न्यूटन को मैं एमकेएस सिस्टम में क्या लिख सकता हूं, तो न्यूटन मेरे को पता है ये फोर्स का यूनिट है, ठीक है, और ये मैं क्या लिख सकता हूं, मास इनटू एक्सेलरेशन। तो मास मेरे पास क्या होता है भाई, मास मेरे पास होता है केजी, एक्सेलरेशन मेरे पास क्या होता है, मीटर पर सेकंड स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाय सेकंड डिवाइडेड बाय ये मेरे पास क्या आ जाएगा, मीटर स्क्वायर, राइट। सो यहां से अगर देखोगे तो क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा केजी पर मीटर सेकंड, राइट। सो एमकेएस यूनिट क्या होता है, एमकेएस यूनिट होता है केजी पर मीटर सेकंड, और एमकेएस यूनिट और एसआई यूनिट में क्या रिलेशन है, तो 1 न्यूटन सेकंड पर मीटर स्क्वायर, 1 न्यूटन सेकंड पर मीटर स्क्वायर इज इक्वल टू 1 केजी पर मीटर सेकंड। सो कई बार आपके पास जो विस्कोसिटी की जो यूनिट होती है वो आपके पास केजी पर मीटर सेकंड में होता है, तो घबराने का जरूरत नहीं है। जो केजी पर मीटर सेकंड है वही किसके बराबर है, वही बराबर है न्यूटन सेकंड पर मीटर स्क्वायर के, राइट। सो एसआई यूनिट और एफकेएस यूनिट दोनों इक्विवेलेंट है। सो 1 केजी पर मीटर सेकंड इज इक्वल टू 1 न्यूटन सेकंड पर मीटर स्क्वायर, राइट। नाउ नेक्स्ट मेरे पास क्या है, नेक्स्ट है मेरे पास सीजीएस यूनिट। नेक्स्ट मेरे पास क्या है, नेक्स्ट है मेरे पास सीजीएस यूनिट। नाउ सीजीएस यूनिट क्या होता है, सीजीएस जो यूनिट होता है ये होता है मेरे पास डाइन सेकंड पर सेंटीमीटर स्क्वायर, और डाइन सेकंड पर सेंटीमीटर स्क्वायर इसी को हम क्या बोलते हैं, इसी को हम बोलते हैं पॉइस, करेक्ट है। इसी को हम क्या बोलते हैं, इसी को हम बोलते हैं पॉइस। और पॉइस और आपके पास एसआई यूनिट में, ठीक है, सीजीएस यूनिट में और एसआई यूनिट में क्या रिलेशन है, तो सीजीएस यूनिट और एसआई यूनिट में क्या रिलेशन है, ये मेरे पास क्या है, ये मेरे पास 1 पॉइस इज इक्वल टू कितना होता है, ये मेरे पास होता है 0.1 न्यूटन सेकंड पर मीटर स्क्वायर, या फिर लिख सकता हूं 0.1, ये हो गया केजी पर मीटर सेकंड, करेक्ट है पॉइंट, ठीक है। सो ये यूनिट भी आपके पास कई बार आप देखना कि आपके पास जो विस्कोसिटी है ये भी हम निकालते हैं, ठीक है, क्लासरूम में आपने देखा होगा, ये भी हम क्या करते हैं, ये भी हम दिखाते हैं कि भाई जो 1 पॉइंट है वो 0.1 के बराबर कैसे आता है, ठीक है, बट यहां पे उतना डिस्कस करने का जरूरत नहीं है, राइट। एनीवेज आपको ये याद रखना ही है 1 पॉइंट किसके बराबर होता है, 1 पॉइंट जो है वो 0.1 न्यूटन सेकंड पर मीटर स्क्वायर के बराबर होता है, राइट। तो ये बात हो गई किसकी, ये बात हो गई मेरे पास विस्कोसिटी की यूनिट, ठीक है। ये सारा आपने देखा, ये किसकी यूनिट है, विस्कोसिटी की यूनिट, ठीक है। सो ये मेरे पास एसआई यूनिट है, ये मेरे पास एमकेएस यूनिट है, और ये मेरे पास क्या है, ये मेरे पास है सीजीएस यूनिट, करेक्ट है। सो 1 पॉइंट इज इक्वल टू कितना होता है, 0.1 न्यूटन सेकंड पर मीटर स्क्वायर, राइट। नाउ नेक्स्ट हम बात करते हैं डिफरेंट टाइप्स ऑफ विस्कोमीटर के बारे में, ठीक है, डिफरेंट टाइप्स ऑफ विस्कोमीटर के बारे में, डिफरेंट टाइप्स ऑफ विस्कोमीटर, ठीक है। सो डिफरेंट टाइप्स ऑफ विस्कोमीटर में अगर देखोगे तो जो सबसे पहला जो टाइप ऑफ विस्कोमीटर है दैट इज नथिंग बट द कैपिलरी ट्यूब विस्कोमीटर, कैपिलरी ट्यूब विस्कोमीटर, कैपिलरी ट्यूब विस्कोमीटर। जो सेकंड मेरे पास क्या होता है, सेकंड, फर्स्ट आपके पास है कैपिलरी ट्यूब विस्कोमीटर, सेकंड आपके पास क्या है, फॉलिंग स्फीयर विस्कोमीटर, फॉलिंग स्फीयर विस्कोमीटर। थर्ड आपके पास क्या होता है, थर्ड आपके पास होता है कॉन्सेंट्रिक
थर्ड आपके पास है कॉन्सेंट्रिक सिलेंडर विस्कोमीटर, कॉन्सेंट्रिक सिलेंडर विस्कोमीटर, कॉन्सेंट्रिक सिलेंडर विस्कोमीटर, विस्कोमीटर। और जो आपके पास नेक्स्ट होता है वो होता है सेबोल्ट, सेबोल्ट या फिर रेडवुड, रेडवुड या फिर इंगलर विस्कोमीटर, राइट। सो विस्कोमीटर से जो क्वेश्चन आता है वो किस टाइप का क्वेश्चन आता है? विस्कोमीटर से जो क्वेश्चन आता है वो आता है कि भाई ये जो विस्कोमीटर है ये किस प्रिंसिपल पे काम करता है। ये जो विस्कोमीटर आप देख रहे हो, ये जो विस्कोमीटर है ये किस प्रिंसिपल पे काम करता है? तो जो कैपिलरी ट्यूब विस्कोमीटर है ये काम करता है हेगन-पॉइज़ली फ्लो के प्रिंसिपल पे, हेगन-पॉइज़ली, ठीक है। ये सब आगे आप पढ़ते हैं, राइट। ये किस प्रिंसिपल पे काम करता है? ये काम करता है हेगन-पॉइज़ली फ्लो के प्रिंसिपल पे। अगर मैं फॉलिंग स्फीयर विस्कोमीटर की बात करता हूं तो ये किस प्रिंसिपल पे काम करता है? ये काम करता है स्टोक्स लॉ पे, स्टोक्स लॉ के प्रिंसिपल पे काम करता है, ठीक है। अगर मैं बोलता हूं कॉन्सेंट्रिक सिलेंडर विस्कोमीटर, ये किस प्रिंसिपल पे काम करता है? तो ये काम करता है न्यूटन्स लॉ ऑफ, न्यूटन्स लॉ ऑफ विस्कोसिटी, न्यूटन्स लॉ ऑफ विस्कोसिटी, करेक्ट। और अगर मैं बात करता हूं सेबोल्ट, रेडवुड या इंगलर विस्कोमीटर किस प्रिंसिपल पे काम करता है? तो ये काम करता है इफ्लक्स के कॉन्सेप्ट पे, करेक्ट है। किस कॉन्सेप्ट पे काम करता है? इफ्लक्स के कॉन्सेप्ट पे। एंड दैट इज द रीजन इस टाइप के विस्कोमीटर को जो आप देख रहे हो, सेबोल्ट, रेडवुड, इंगलर विस्कोमीटर, इसको और हम क्या बोलते हैं? दिस इज ऑल्सो कॉल्ड द इफ्लक्स विस्कोमीटर, राइट। सो ये आपके पास क्या हो गया? ये आपके पास हो गया डिफरेंट टाइप्स ऑफ विस्कोमीटर, करेक्ट। नो नेक्स्ट हम बात करते हैं किसके बारे में? नेक्स्ट हम बात करते हैं काइनेमेटिक। अच्छा, एक चीज और हमें बात करना है कि विस्कोसिटी का जो वेरिएशन है टेम्परेचर के रिस्पेक्ट में, ठीक। सो नेक्स्ट आपके पास है वेरिएशन ऑफ विस्कोसिटी, वेरिएशन ऑफ विस्कोसिटी, या फिर मैं बोलूं टेम्परेचर के साथ डिपेंडेंसी विस्कोसिटी का कैसे होने वाला है। तो सबसे पहले आपको यह समझना पड़ेगा, अगर ये आपको देखो ब्लाइंडली आपको याद नहीं करना है, ठीक है, आपको चीजों को समझते हुए चीजों को याद रखना है, राइट। सो अगर हम बात करते हैं विस्कोसिटी, तो किसी भी फ्लूइड में जो विस्कोसिटी होता है वो विस्कोसिटी आपके पास दो फैक्टर रिस्पॉन्सिबल होते हैं, ठीक है। अगर हम किसी भी फ्लूइड में विस्कोसिटी की बात करते हैं तो उसके लिए जो रिस्पॉन्सिबल फैक्टर है वो दो फैक्टर होता है। पहला फैक्टर क्या होता है? पहला फैक्टर होता है आपके पास कोहेसिव फोर्स, इन शॉर्ट में लिख रहा हूं कोहेसिव फोर्स। और जो दूसरा फैक्टर होता है वो होता है मॉलिक्यूलर मोमेंटम एक्सचेंज। पहला फैक्टर जो होता है वो होता है कोहेसिव फोर्स, और पता होगा जो कोहेसिव फोर्स होता है वो क्या होता है कि दो मॉलिक्यूल्स के बीच का, दो सेम मॉलिक्यूल्स के बीच का जो इंटरमॉलिक्यूलर अट्रैक्शन फोर्स होता है उसको हम क्या बोलते हैं? उसको हम बोलते हैं कोहेसिव फोर्स, राइट। और मॉलिक्यूलर मोमेंटम एक्सचेंज क्या है? एक मॉलिक्यूल का अगर आपके पास मोमेंटम मिलता है वो जाके स्ट्राइक करता है दूसरे मॉलिक्यूल्स को, दूसरा तीसरे को स्ट्राइक करता है, तो इस वे में आपके पास क्या होता है? मोमेंटम का एक्सचेंज होता है मॉलिक्यूल्स के बीच में। तो उसको मैं क्या बोल रहा हूं? उसको मैं बोल रहा हूं मॉलिक्यूलर मोमेंटम एक्सचेंज, राइट। सो अगर आप टेम्परेचर बढ़ाते हो, अगर आप टेम्परेचर बढ़ाते हो तो जो कोहेसिव फोर्स होता है वो क्या होगा? कोहेसिव फोर्स डिक्रीज होगा, क्योंकि सीधी सी बात है अगर आप टेम्परेचर बढ़ाओगे तो दो मॉलिक्यूल्स के बीच का जो गैप होगा वो क्या होगा? बढ़ेगा। सो इंटरमॉलिक्यूलर जो अट्रैक्शन फोर्स है, जो कोहेसिव फोर्स है वो क्या होगा? वो डिक्रीज होगा, राइट। और अगर हम मॉलिक्यूलर मोमेंटम एक्सचेंज की बात करें तो जो मॉलिक्यूलर मोमेंटम एक्सचेंज है वो मेरे पास क्या होता है? वो मेरे पास होता है इंक्रीज, राइट। सो अब हम बात करते हैं, देखो अगर कोई हमसे ये पूछे कि जो फ्लूइड की विस्कोसिटी, ठीक है, चलो ये मैं आगे आपको बता दूंगा। अब यहां पे मैं बात करता हूं किसके बारे में? यहां पे हम बात करते हैं लिक्विड के बारे में, और यहां पे हम बात करते हैं गैसेस के बारे में, क्योंकि दोनों ही फ्लूइड है, लिक्विड भी फ्लूइड है और गैस भी फ्लूइड है, राइट। अब लिक्विड के केस में क्या प्रिडोमिनेंट करेगा? लिक्विड के केस में आपके पास प्रिडोमिनेंट करेगा कोहेसिव फोर्स, राइट। सो अगर आप टेम्परेचर बढ़ाते हो तो नो डाउट जो कोहेसिव फोर्स प्रिडोमिनेट कर रहा है, अगर कोहेसिव फोर्स प्रिडोमिनेट कर रहा है तो जो कोहेसिव फोर्स है वो ज्यादा डिक्रीज होगा एज कंपेयर टू मॉलिक्यूलर मोमेंटम एक्सचेंज के इंक्रीज होने से, राइट। सो मॉलिक्यूलर मोमेंटम एक्सचेंज होगा, राइट, मॉलिक्यूलर मोमेंटम एक्सचेंज होगा, कोहेसिव फोर्स भी होगा, लेकिन अगर आप टेम्परेचर बढ़ाते हो तो जो कोहेसिव फोर्स जो डिक्रीज होगा वो ज्यादा होगा एज कंपेयर टू मॉलिक्यूलर मोमेंटम एक्सचेंज। सो जो दोनों का जो क्यूमुलेटिव इफेक्ट है ये हमको कहां देखने को मिलता है? ये हमको देखने को मिलता है कि अगर आप टेम्परेचर बढ़ाओगे तो जो लिक्विड की जो विस्कोसिटी है वो क्या होती है? वो होती है डिक्रीज। वैसे ही अगर हम गैसेस की बात करें, अगर हम टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो जो कोहेसिव फोर्स है वो तो डिक्रीज होगा, लेकिन मॉलिक्यूलर मोमेंटम एक्सचेंज जो है वो प्रिडोमिनेट करता है इन केस ऑफ गैसेस, क्योंकि गैसेस के केस में जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो ज्यादा दूर दूर होते हैं एज कंपेयर टू लिक्विड, राइट। सो लिक्विड के केस में जो कोहेसिव फोर्स होता है वो प्रिडोमिनेट करता है एज कंपेयर टू गैसेस। तो अगर आप टेम्परेचर बढ़ाओगे तो कोहेसिव फोर्स तो डिक्रीज होगा ही होगा, लेकिन जो मॉलिक्यूलर मोमेंटम जो होता है वो ज्यादा इंक्रीज होता है, राइट। सो दोनों का जो क्यूमुलेटिव इफेक्ट है वो क्यूमुलेटिव इफेक्ट क्या आ जाएगा? अगर आप टेम्परेचर बढ़ाते हो, अगर आप टेम्परेचर बढ़ाते हो तो जो गैसेस की जो विस्कोसिटी होती है वो मेरे पास क्या होती है? वो मेरे पास होती है इंक्रीज।
तो अगर आपको कभी भी ऐसा क्वेश्चन पूछा जाए कि भाई टेम्परेचर बढ़ाने से विस्कोसिटी पे क्या फर्क पड़ता है, तो सबसे पहले तो आप ये पूछो कि विस्कोसिटी किसकी बात हो रही है, गैसेस की बात हो रही है या फिर लिक्विड की बात हो रही है या फिर फ्लूइड की बात हो रही है, राइट। अगर मैं टेम्परेचर बढ़ाता हूं तो टेम्परेचर बढ़ाने से जो फ्लूइड की विस्कोसिटी है वो बढ़ भी सकता है और कम भी हो सकता है, राइट। अगर मैं टेम्परेचर बढ़ाता हूं और अगर मैं फ्लूइड की बात करता हूं, देखो एज टेम्परेचर इंक्रीजेस, अगर मैं टेम्परेचर इंक्रीज करता हूं और मैं फ्लूइड के रिस्पेक्ट में बात करता हूं तो भाई इंक्रीज भी हो सकता है, डिक्रीज भी हो सकता है। वो डिपेंड करेगा कि वो जो फ्लूइड है वो फ्लूइड लिक्विड है या फिर वो गैस है, राइट। अगर हम बात करते हैं किसकी, अगर हम बात करते हैं लिक्विड की, तो अगर हम टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो लिक्विड के केस में क्या होता है, लिक्विड के केस में डेफिनेटली डिक्रीज होगा विस्कोसिटी, और अगर हम गैसेस की बात करते हैं तो गैसेस के केस में डेफिनेटली क्या होगा, डेफिनेटली इंक्रीज होगा, राइट। अच्छा, इफेक्ट ऑफ प्रेशर, ये तो टेम्परेचर का इफेक्ट हो गया। सो जो प्रेशर का जो इफेक्ट होता है, अगर हम प्रेशर के इफेक्ट की बात करें तो प्रेशर का जो इफेक्ट होता है वो विस्कोसिटी में सिग्निफिकेंट नहीं होता है, इसलिए कभी भी हम प्रेशर के साथ विस्कोसिटी का चेंज नहीं देखते हैं, हमेशा हम टेम्परेचर के साथ विस्कोसिटी का चेंज देखते हैं। क्लियर है पॉइंट, राइट। नाउ नेक्स्ट आपके पास है, ये तो आपके पास विस्कोसिटी हो गया। नाउ नेक्स्ट प्रॉपर्टी जो भी था, ठीक है, आई थिंक 5th या 6th जो भी था, काइनेमेटिक विस्कोसिटी। नेक्स्ट आपके पास है काइनेमेटिक विस्कोसिटी, या इसी को और हम क्या बोलते हैं, इसी को हम बोलते हैं मोमेंटम डिफ्यूजिविटी, मोमेंटम डिफ्यूजिविटी। और इसको किससे डिनोट करते हैं, इसको हम डिनोट करते हैं न्यू से, ठीक है, इसको हम डिनोट करते हैं किससे, इसको हम डिनोट करते हैं न्यू से। और जो न्यू होता है वो मेरे पास क्या होता है, या फिर जो काइनेमेटिक विस्कोसिटी होता है वो मेरे पास क्या होता है, इट इज नथिंग बट द रेशियो ऑफ डायनामिक विस्कोसिटी डिवाइडेड बाय डेंसिटी, राइट। सो यहां से आप हमेशा अगर याद रखना चाहो तो आप इस वे में याद सकते हो, म्यू इज इक्वल टू क्या होता है, न्यूरो सर्जन के बारे में सुना है ना आप लोगों ने, ठीक है, न्यूरोसर्जन, तो वहां से मैं वर्ड ले लेता हूं न्यूरो। तो अगर मैं बोलता हूं म्यू किसके बराबर होता है, तो म्यू जो होता है वो न्यूरो के बराबर होता है, राइट। सो यहां से मैं हमेशा इस वे में याद रखता हूं सो दैट मैं कभी भी गलतियां ना करूं, राइट। सो म्यू जो है वो किसके बराबर है, म्यू जो है वो न्यूरो के बराबर है। सो न्यू मल्टीप्लाइड बाई रो, राइट। अगर हम यूनिट के बारे में अगर हम बात करते हैं, अगर हम यूनिट के बारे में अगर हम बात करें, तो अगर हम एसआई यूनिट के बारे में बात करते हैं तो एसआई यूनिट मेरे पास क्या हो जाएगा, यहां से अगर देखोगे तो अभी मैंने आपको बताया था एसआई यूनिट अगर देखोगे तो एसआई यूनिट और एमकेएस यूनिट दोनों क्या होता है, दोनों इक्विवेलेंट होता है। तो अगर मैं यूनिट के बारे में बात करूं तो जो म्यू का यूनिट है, जो विस्कोसिटी का यूनिट है, उसको मैं लिख सकता हूं केजी पर मीटर सेकेंड, और जो रो का यूनिट है उसको मैं लिख सकता हूं क्या, केजी पर मीटर क्यूब। क्लियर है पॉइंट। सो यहां से अगर आप देखोगे तो जो यूनिट आएगा वो यूनिट क्या आ जाएगा, यूनिट आ जाएगा, ये आ जाएगा मीटर स्क्वायर पर सेकेंड। फंडामेंटल डायमेंशन के फॉर्म में अगर लिखना है तो फंडामेंटल डायमेंशन के फॉर्म में क्या आ जाएगा, एल स्क्वायर टी माइनस 1, राइट। नाउ नेक्स्ट मेरे पास अगर मैं सीजीएस यूनिट की बात करता हूं, अगर मैं सीजीएस यूनिट की बात करता हूं तो सीजीएस यूनिट क्या हो जाएगा, दैट सीजीएस यूनिट इज नथिंग बट द सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकेंड। और ये जो सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकेंड है इसी को हम क्या बोलते हैं, इसी को हम बोलते हैं स्टोक, राइट। सो 1 सेंटीमीटर पर स्क्वायर सेकेंड, 1 सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकेंड इज इक्वल टू कितना होता है, 1 स्टोक के बराबर। और यहां से अगर इसको कन्वर्ट करना होगा एसआई यूनिट में तो कन्वर्ट भी कर सकते हो, ये हो जाएगा 10 टू द पावर -4, ये हो जाएगा मीटर स्क्वायर पर सेकेंड, करेक्ट है। तो ये हो गया क्या, काइनेमेटिक विस्कोसिटी, राइट। अच्छा, एक चीज और, अगर हम बात करते हैं किसकी, अगर हम बात करते हैं काइनेमेटिक विस्कोसिटी का टेम्परेचर के साथ चेंज, राइट, टेम्परेचर का क्या इफेक्ट पड़ता है काइनेमेटिक विस्कोसिटी में। सो अगर सपोज हम सबसे पहले अगर हम लिक्विड की बात करें, अगर हम लिक्विड की बात करते हैं तो लिक्विड के केस में हम क्या लिख सकते हैं, हम लिख सकते हैं म्यू लिक्विड डिवाइडेड बाई हम क्या लिख सकते हैं, ये हो गया रो लिक्विड, राइट। वैसे ही अगर हम गैसेस के केस में बात करें, गैसेस के केस में अगर हम बात करते हैं न्यू ऑफ गैसेस तो हम क्या लिख सकते हैं, ये हो गया म्यू ऑफ गैस डिवाइडेड बाई ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा रो ऑफ गैस। क्लियर है पॉइंट। अब अगर मैं टेम्परेचर बढ़ाता हूं, ठीक है, अगर मैं क्या करता हूं, अगर मैं टेम्परेचर बढ़ाता हूं एज टेम्परेचर इंक्रीजेस, तो टेम्परेचर अगर हम इंक्रीज करते हैं तो हमको पता है कि जो लिक्विड की जो डेंसिटी होती है, सॉरी लिक्विड की जो विस्कोसिटी होती है वो क्या होती है, डिक्रीज होती है, राइट। अगर मैं टेम्परेचर क्या करता हूं, अगर मैं टेम्परेचर बढ़ाता हूं तो टेम्परेचर बढ़ाने से जो लिक्विड की जो विस्कोसिटी होती है वो क्या होती है, डिक्रीज होती है, और डेंसिटी में जो चेंजेस होता है वो सिग्निफिकेंट नहीं होता है। तो इसीलिए अगर मैं टेम्परेचर बढ़ाऊं तो जो लिक्विड, अगर मैं लिक्विड की बात करता हूं तो लिक्विड का जो काइनेमेटिक विस्कोसिटी है वो मेरे पास क्या होगा, वो मेरे पास डिक्रीज होगा, राइट। अगर हम गैसेस की बात करते हैं, अगर आप टेम्परेचर बढ़ाते हो, अगर आप टेम्परेचर बढ़ाते हो तो आपके पास जो गैस की जो डायनामिक विस्कोसिटी है वो क्या होगी, इंक्रीज होगी, और डेंसिटी क्या होता है, डेंसिटी आपके पास डिक्रीज होता है। अगर हम टेम्परेचर बढ़ाते हैं
तो डेंसिटी क्या होता है, डेंसिटी जो है वो डिक्रीज होता है, राइट। सो इसका अगर आप देखोगे क्यूमुलेटिव इफेक्ट, तो यहां से आप ये देख पाओगे जो गैसेस की जो आपके पास काइनेमेटिक विस्कोसिटी है वो ज्यादा इंक्रीज होगी अगर आप सेम अमाउंट ऑफ टेम्परेचर चेंज करते हो। अगर आप सेम अमाउंट ऑफ टेम्परेचर चेंज करते हो तो लिक्विड की काइनेमेटिक विस्कोसिटी में जो डिक्रीज होने वाला है और अगर गैसेस की काइनेमेटिक विस्कोसिटी में जो इंक्रीज होने वाला है कौन ज्यादा होगा, तो गैसेस की काइनेमेटिक विस्कोसिटी में जो इंक्रीज है वो ज्यादा होगा एज कंपेयर टू लिक्विड की काइनेमेटिक विस्कोसिटी में डिक्रीज के, राइट। तो ये भी चीज आपको दिमाग में रहना चाहिए, राइट। नाउ नेक्स्ट हम बात करते हैं किसके बारे में, ये तो काइनेमेटिक विस्कोसिटी के बारे में बात हो गया। नाउ नेक्स्ट प्रॉपर्टी जो है वो हमारे पास क्या है, कंप्रेसिबिलिटी। जो नेक्स्ट हमारे पास जो प्रॉपर्टी है 6th और 7th जो भी होगा, 7th नेक्स्ट हमारे पास क्या है भाई, नेक्स्ट है हमारे पास कंप्रेसिबिलिटी, राइट। कंप्रेसिबिलिटी, सो कंप्रेसिबिलिटी क्या है, दैट इज नथिंग बट द चेंज इन वॉल्यूम विथ रिस्पेक्ट टू चेंज इन प्रेशर, ठीक है, चेंज इन वॉल्यूम विथ रिस्पेक्ट टू चेंज इन प्रेशर एंड दैट कोफिशिएंट ऑफ कंप्रेसिबिलिटी, कोफिशिएंट ऑफ कंप्रेसिबिलिटी, कोफिशिएंट ऑफ कंप्रेसिबिलिटी is measure of compressibility। so coefficient of compressibility हम किससे बताते हैं, coefficient of compressibility को हम बताते हैं बीटा से। so मैंने बोला coefficient of compressibility मेरे पास क्या है, that coefficient of compressibility is nothing but the measure of compressibility and coefficient of compressibility is nothing but the relative change in volume with respect to change in pressure, रिलेटिव चेंज इन वॉल्यूम, ठीक है। सो डीवी मेरे पास क्या है, द डीवी इज नथिंग बट द चेंज इन वॉल्यूम। अगर मैं डीवी बाई वी बोलता हूं तो मेरे पास क्या है, रिलेटिव चेंज इन वॉल्यूम, राइट। सो यहां से अगर देखोगे, अगर मैं कोफिशिएंट ऑफ कंप्रेसिबिलिटी को डिफाइन करता हूं तो दिस इज नथिंग बट द रिलेटिव चेंज इन वॉल्यूम विथ रिस्पेक्ट टू चेंज इन प्रेशर। आपको पता है अगर आप प्रेशर बढ़ाओगे तो वॉल्यूम कम होगा और प्रेशर अगर आप डिक्रीज करते हो तो वॉल्यूम क्या होगा, वॉल्यूम बड़ा होगा। तो माइनस साइन क्या शो करता है, माइनस साइन इसी रिलेशन को शो करता है कि अगर आप प्रेशर बढ़ाओगे तो वॉल्यूम क्या होगा, वॉल्यूम कम होगा और प्रेशर अगर आप कम करते हो तो वॉल्यूम क्या होगा, ज्यादा होगा। अगर इसको लिखना होगा इन टर्म्स ऑफ रिलेटिव चेंज इन डेंसिटी तो बीटा को आप लिख सकते हो इन टर्म्स ऑफ रिलेटिव चेंज इन डेंसिटी आल्सो, ठीक है। तो कैसे लिख सकते हो, तो यहां से जो माइनस डीवी बाई वी है वो किसके बराबर होता है, ये होता है डी रो बाई रो के बराबर। ये भी मैंने सब चीज कराया हुआ है, राइट। सो यहां पे अगर देखोगे माइनस डीवी बाई वी किसके बराबर होता है, डी रो बाई रो के बराबर होता है। तो ये कि मैं क्या आ जाएगा, डी रो बाई रो इंटू 1/dp। सो ये मेरे पास क्या हो गया, ये मेरे पास हो गया रिलेटिव चेंज इन डेंसिटी, राइट। ये मेरे पास क्या है, ये मेरे पास है रिलेटिव चेंज इन डेंसिटी, ठीक है। बीटा मेरे पास क्या है, दैट बीटा इज नथिंग बट द कोफिशिएंट ऑफ कंप्रेसिबिलिटी। सो यहां पे देख रहे हो तो मैं क्या बोल रहा हूं, रिलेटिव चेंज इन डेंसिटी विद रिस्पेक्ट टू चेंज इन प्रेशर, दैट इज आल्सो कॉल्ड द कोफिशिएंट ऑफ कंप्रेसिबिलिटी। क्लियर है पॉइंट, राइट। अच्छा, अब अगर हम कोफिशिएंट ऑफ कंप्रेसिबिलिटी के बाद हम बात करते हैं किसके बारे में, बात करते हैं हम बल्क मॉडुलस के बारे में, ठीक है, 7 और 8। नेक्स्ट हमारे पास जो प्रॉपर्टी होता है वो हमारे पास होता है बल्क मॉडुलस, या इसी को और हम क्या बोलते हैं, डायलेशन मॉडुलस। बल्क मॉडुलस या इसी को हम क्या बोलते हैं, डायलेशन मॉडुलस। किससे डिनोट करते हैं, डिनोट करते हैं के से, राइट। देखो यहां पे हम बल्क मॉडुलस या डायलेशन मॉडुलस के बारे में क्यों बात करते हैं, क्योंकि जब हम फ्लूइड की बात करते हैं तो फ्लूइड में जो भी चेंजेस होता है वो चेंजेस वॉल्यूमेट्रिक चेंजेस होता है। जब भी हम फ्लूइड की बात करते हैं तो फ्लूइड में जो चेंजेस होता है वो चेंजेस लीनियर चेंजेस नहीं होता, ठीक है। जो भी डिफॉर्मेशन होता है वो डिफॉर्मेशन लीनियर डिफॉर्मेशन नहीं होता, वो डिफॉर्मेशन वॉल्यूमेट्रिक डिफॉर्मेशन होता है, मतलब वॉल्यूमेट्रिक चेंजेस होता है। और जहां पे भी वॉल्यूमेट्रिक चेंजेस के बारे में हम बात करते हैं वहां पे हम बात करते हैं किसके बारे में, वहां पे हम बात करते हैं बल्क मॉडुलस या फिर डायलेशन मॉडुलस के बारे में, राइट। सो जो बल्क मॉडुलस या डायलेशन मॉडुलस है, ठीक है, इसको आपने पढ़ा होगा क्या, इसको आपने पढ़ा होगा कहां पे, ठीक है, स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल में भी पढ़ा होगा। तो जो के होता है ये क्या होता है, ये होता है रेसिप्रोकल होता है, किसका, रेसिप्रोकल होता है कोफिशिएंट ऑफ कंप्रेसिबिलिटी का। या फिर यहां से लिखना चाहो तो आप ऐसा भी लिख सकते हो, ये मेरे पास क्या होता है, दैट इज नथिंग बट द डीपी और ये हो जाएगा मेरे पास क्या, डीवी बाई वी, राइट। सो इस वे में याद रख सकते हो जो बल्क मॉडुलस होता है ये क्या होता है, रेसिप्रोकल होता है, किसका, रेसिप्रोकल होता है कंप्रेसिबिलिटी का, राइट। अच्छा, अब यहां पे अगर हम लिक्विड की बात करते हैं, अगर हम लिक्विड की बात करते हैं तो अभी मैंने आपको बताया था लिक्विड को हम जनरली क्या ट्रीट करके चलते हैं, लिक्विड को हम जनरली ट्रीट करके चलते हैं इनकंप्रेसिबल। अगर हम लिक्विड की बात करते हैं तो लिक्विड को हम क्या ट्रीट करके चलते हैं, लिक्विड को हम ट्रीट करके चलते हैं इनकंप्रेसिबल। और इनकंप्रेसिबल अगर हम बोलते हैं तो चेंज इन वॉल्यूम क्या हो जाएगा भाई, चेंज इन वॉल्यूम हो गया 0। अगर चेंज इन वॉल्यूम 0 है तो सीधी सी बात है कि चेंज इन डेंसिटी क्या हो जाएगा, चेंज इन डेंसिटी इज 0। इसका मतलब डेंसिटी की अगर मैं बात करूं तो डेंसिटी क्या हो जाएगा, डेंसिटी जो होगा वो कांस्टेंट हो जाएगा। और अगर मैं बात करता हूं बीटा के बारे में, अगर मैं बात करता हूं तो बीटा मेरे पास क्या हो जाएगा, बीटा मेरे पास क्या हो जाएगा 0 और के मेरे पास क्या हो जाएगा, के जो है वो मेरे पास हो जाएगा इनफाइनाइट, राइट। अच्छा, एक चीज और यहां पे समझना थोड़ा सा ध्यान से कि अगर जैसे मैं बोलता हूं किसी चीज को, ठीक है, कोई भी पैरामीटर को अगर मैं कांस्टेंट बोलता हूं, जैसे यहां पे मैं क्या बोल रहा हूं, डेंसिटी मेरे पास क्या है, डेंसिटी मेरे पास कांस्टेंट है। तो डेंसिटी अगर कांस्टेंट है तो डेंसिटी
स्पेस के साथ भी चेंज नहीं होना चाहिए और डेंसिटी जो है वो टाइम के साथ भी चेंज नहीं होना चाहिए, राइट। अगर मैं बोलता हूं डेंसिटी अगर मेरे पास फंक्शन है किसका, अगर डेंसिटी मेरे पास, या फिर मैं बोलूं अगर डेंसिटी है इट इज नॉट फंक्शन ऑफ स्पेस, इट इज नॉट फंक्शन ऑफ स्पेस एंड टाइम। अगर मैं लिखता हूं इस वे में कि डेंसिटी जो है वो ना ही स्पेस का फंक्शन है और ना ही टाइम का फंक्शन है। स्पेस का मतलब समझ रहे हैं, स्पेस का मतलब होता है एक्स वाई जेड, राइट। स्पेस का मतलब है एक्स वाई जेड। सो डेंसिटी में जो चेंज है वो एक्स वाई जेड के साथ नहीं है। और टाइम अगर मैं बोलूं तो डेंसिटी जो है वो टाइम का फंक्शन भी नहीं है, टाइम के साथ भी डेंसिटी में भी कोई भी चेंजेस नहीं आ रहे, तब मैं डेंसिटी को क्या बोलूंगा, डेंसिटी को मैं बोलूंगा कांस्टेंट है, राइट। लेकिन अगर डेंसिटी टाइम के साथ कांस्टेंट है लेकिन स्पेस के साथ वेरी कर रहा है तो डेंसिटी कांस्टेंट नहीं है। अगर डेंसिटी टाइम के साथ वेरी कर रहा है और स्पेस के साथ कांस्टेंट है तो भी आपके पास डेंसिटी जो है वो कांस्टेंट नहीं है। डेंसिटी को कांस्टेंट अगर आप यहां पे बोलते हो दैट मींस इट इज अ नॉट फंक्शन ऑफ स्पेस, इट इज नॉट फंक्शन ऑफ टाइम। बात समझ में आ रहा है? इट इज अ फंक्शन ऑफ स्पेस बट नॉट अ फंक्शन ऑफ टाइम, देन दैट इज नॉट इनकंप्रेसिबल। इट इज अ फंक्शन ऑफ टाइम बट नॉट अ फंक्शन ऑफ स्पेस, देन इट इज नॉट इनकंप्रेसिबल। बात समझ में आ रहा है? अगर इनकंप्रेसिबल बोलते हो और कांस्टेंट आप बोलते हो इसका मतलब क्या है, स्पेस के साथ टाइम के साथ कोई भी वेरिएशन नहीं चाहिए, राइट। चलिए ये तो बात हो गई, ये तो इनकंप्रेसिबल की बात होगी। लिक्विड को हम क्या मान के चलते हैं, लिक्विड को हम मान के चलते हैं इनकंप्रेसिबल, राइट। और इनकंप्रेसिबल मैंने आपको यहां पे बता दिया। अगर हम गैसेस की बात करते हैं, राइट, अगर हम गैसेस की बात करते हैं तो गैसेस के केस में हमको बीटा और के, अगर हम गैसेस की बात करते हैं तो गैसेस के केस में हमको बीटा और के बताना होता है, ठीक। सो बीटा और के मतलब बीटा का मतलब कोफिशिएंट ऑफ कंप्रेसिबिलिटी और के का मतलब क्या है, के का मतलब है बल्क मॉडुलस या फिर डायलेशन मॉडुलस, राइट। अब देखो अगर हम गैसेस की बात करते हैं तो यहां पे हम कौन सी गैसेस की बात करते हैं, यहां पे हम बात करते हैं किस गैस की, यहां पे हम बात करते हैं आइडियल गैस की। और आइडियल गैस एज पर द काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस, अगर हम काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस की बात करें तो काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस के हिसाब से जो आइडियल गैस है वो आइडियल गैस क्या होता है, ऐसा गैस जो फॉलो करता है किसको, PV इज इक्वल टू mRT को। ऐसा गैस जो ये इक्वेशन ऑफ स्टेट, ये मेरे पास इक्वेशन ऑफ स्टेट है, इस इक्वेशन ऑफ स्टेट को जो भी गैस फॉलो करता है उसको हम क्या बोलते हैं, उसको हम बोलते हैं आइडियल गैस। सो PV इज इक्वल टू mRT। व्हाट इज द P, दैट P इज नथिंग बट द एब्सोल्यूट प्रेशर, राइट। इट इज नॉट अ गेज प्रेशर। P मेरे पास क्या है, P मेरे पास है एब्सोल्यूट प्रेशर। V मेरे पास क्या है, V है मेरे पास वॉल्यूम ऑफ गैस या फिर बोल सकते हो वॉल्यूम ऑफ कंटेनर। M मेरे पास क्या है, मास है। R मेरे पास क्या है, R को मैं बोलता हूं क्या, R को मैं बोलता हूं कैरेक्टरिस्टिक गैस कांस्टेंट। R मेरे पास क्या है, R मेरे पास है कैरेक्टरिस्टिक गैस कांस्टेंट। और T मेरे पास क्या है, T है मेरे पास एब्सोल्यूट टेम्परेचर। और अगर मैं एब्सोल्यूट टेम्परेचर बोलता हूं इसका मतलब किस में होगा, वो केल्विन में होगा, राइट। सो यहां पे अगर देखोगे P प्रेशर है, कौन सा प्रेशर है, एब्सोल्यूट प्रेशर है। V मेरे पास क्या है, V मेरे पास वॉल्यूम है, कौन सा वॉल्यूम, ठीक है, गैस का वॉल्यूम या फिर कंटेनर का वॉल्यूम, मीटर क्यूब में होगा। ये मेरे पास किस में होगा, P जो है ये मेरे पास होगा किलो पास्कल में। ये मेरे पास किस में होगा, ये मेरे पास हो गया मीटर क्यूब में। M मेरे पास किस में होगा, kg में। R मेरे पास किस में होगा, किलो जूल पर केजी केल्विन में। और T मेरे पास किस में होगा, T जो है वो मेरे पास होगा केल्विन में, राइट। तो ये जो आइडियल गैस इक्वेशन दिख रहे हो, ये आइडियल गैस इक्वेशन किस बेसिस पे है, ये जो आइडियल गैस इक्वेशन है ये है मास बेसिस पे, राइट। ये किस बेसिस पे है, ये है मास बेसिस पे। और अगर मैं बात करूं मोलार बेसिस पे क्या होगा, अगर हम मोलार बेसिस पे बात करते हैं तो मोलार बेसिस पे क्या होता है, PV इज इक्वल टू NR/T, राइट। यहां पे भी अगर देखोगे P मेरे पास क्या है, दैट P इज नथिंग बट द एब्सोल्यूट प्रेशर, ठीक है, किलो पास्कल में। V मेरे पास क्या है, वॉल्यूम ऑफ गैस या फिर वॉल्यूम ऑफ कंटेनर। N मेरे पास क्या है, दैट N इज नथिंग बट द नंबर ऑफ किलो मोल्स, नंबर ऑफ किलो मोल्स। R मेरे पास क्या है, दैट R इज नथिंग बट द यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट, ठीक है। वहां पे जो R था वो मेरे पास क्या था, वो जो R है, ठीक है। यहां पे जो आप R देख रहे हो, स्पेशली मैं R की बात करूंगा, R जो है वो मेरे पास क्या है, दिस इज नथिंग बट द कैरेक्टरिस्टिक गैस कांस्टेंट, ठीक है। R मेरे पास क्या है, R जो है वो मेरे पास है कैरेक्टरिस्टिक गैस कांस्टेंट। और अगर मैं R बार की बात करता हूं तो R बार मेरे पास क्या है, दैट R बार इज नथिंग बट द यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट, राइट। अच्छा T तो अभी भी मेरे पास क्या है, T इज नथिंग बट द एब्सोल्यूट टेम्परेचर। और एब्सोल्यूट टेम्परेचर बोलते हैं तो इसका मतलब किस में है, केल्विन में है, राइट। और ये जो है R बार का जो वैल्यू होता है वो कितना होता है, 8.314 यूनिट क्या हो जाता है, किलो जूल पर किलो मोल केल्विन, करेक्ट है, राइट। सो यहां पे अगर देखोगे R बार मेरे पास यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट है और R मेरे पास क्या है, कैरेक्टरिस्टिक गैस कांस्टेंट है, राइट। सो आइडियल गैस की अगर हम बात करते हैं तो आइडियल गैस जो होता है मोनो एटॉमिक भी हो सकता है, डाई एटॉमिक भी हो सकता है और पॉली एटॉमिक भी हो सकता है। डाइएटॉमिक, पॉलीएटॉमिक, मोनोएटॉमिक का मतलब क्या है, ठीक है, जैसे हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जेनॉन, ये सब क्या है, ये सब आपके पास मोनोएटॉमिक गैस है, राइट। अगर हम बात करते हैं डाइएटॉमिक, हाइड्रोजन हो गया, ठीक है, ऑक्सीजन हो गया, नाइट्रोजन हो गया, N2, H2, O2,
राइट। इवन एयर इज ऑल्सो डायटोमिक गैस, राइट। सो अगर मैं बोलता हूं, समझना ध्यान से थोड़ा सा इसको, अगर मैं बोलता हूं क्या जो मेरे पास आइडियल गैस है वो आइडियल गैस मेरे पास मोनो एटॉमिक हो सकता है, मोनो एटॉमिक हो सकता है, डाई एटॉमिक हो सकता है, डाई एटॉमिक हो सकता है, या फिर मेरे पास क्या हो सकता है, या फिर मेरे पास हो सकता है पॉली एटॉमिक, राइट। मोनो एटॉमिक बोलने का मतलब मैंने बोला हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन, ज़ेनॉन, ये सारा चीज हो गया। डाई एटॉमिक बोलने का मतलब क्या है, O2 हो गया, H2 हो गया, N2 हो गया, एयर, क्योंकि एयर में भी अगर देखोगे जो मेजर कंस्टिट्यूएंट है वो किसका है, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन का, ठीक है। मेजर कंस्टिट्यूएंट नाइट्रोजन, फिर आपके पास ऑक्सीजन। तो एयर को भी हम क्या ट्रीट कर सकते हैं, एज अ डायटोमिक गैस। पॉली एटॉमिक बोलने का मतलब क्या है, जैसे आपके पास CH4 हो गया, CO2 हो गया, अमोनिया हो गया, NH3 हो गया, ये सब आपके पास क्या है, ये सब है आपके पास पॉली एटॉमिक गैस, राइट। सो आइडियल गैस जो है वो मोनो एटॉमिक हो सकता है, डाई एटॉमिक हो सकता है, या फिर क्या हो सकता है, पॉली एटॉमिक आपके पास हो सकता है। क्लियर है पॉइंट, राइट। अब देखो, अब यहां से देख रहे हो ये जो R है, इस R को मैंने क्या बोला, ये R मेरे पास कैरेक्टरिस्टिक गैस कांस्टेंट है। इसका मतलब क्या है, ये उस गैस की प्रॉपर्टी है, उस गैस की कैरेक्टरिस्टिक को बता रहा है, राइट। सो अगर आप डिफरेंट टाइप्स ऑफ गैसेस के बारे में बात करोगे, अगर मैं बात करता हूं हीलियम, तो हीलियम के केस में R अलग होगा। अगर मैं बोलता हूं नियॉन, तो नियॉन के केस में R अलग होगा। अगर मैं बोलता हूं ऑक्सीजन, मैं बोलता हूं नाइट्रोजन, तो R जो है वो अलग होगा, राइट। वैसे अगर मैं CH4 NH3 की बात करता हूं तो जो R होगा वो क्या होगा, अलग होगा। मतलब ये क्या कर रहा है, ये एक पर्टिकुलर गैस की कैरेक्टरिस्टिक को क्या कर रहा है, शो कर रहा है, राइट। यहां पे अगर मैं बोलता हूं R बार, तो R बार क्या है, R बार है यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब यह है आप कोई भी गैस ले लो, आप किसी भी टाइप का गैस ले लो, ठीक है, R बार की वैल्यू चेंज नहीं होगी क्योंकि ये यूनिवर्सल है, राइट। और यहां पे क्या होता है, हम हर गैस के लिए R की वैल्यू को याद नहीं रख सकते, हर गैस के लिए हम R की वैल्यू को याद नहीं रख सकते, इसीलिए हम क्या करते हैं, R और R बार में हम रिलेशन बताने की कोशिश करते हैं। तो R और R बार में क्या रिलेशन हो जाएगा, अगर मैं बोलता हूं R, सो R इज नथिंग बट द R बार अपॉन मॉलिक्यूलर वेट ऑफ द गैस, राइट। और R बार मेरे पास कितना है, दैट R बार इज नथिंग बट द 8.314 डिवाइडेड बाय मॉलिक्यूलर वेट ऑफ गैस, राइट, डिवाइडेड बाय मॉलिक्यूलर वेट ऑफ गैस, राइट। सो जो भी आपके पास, जो भी गैस के लिए, जो भी गैस आपको क्वेश्चन में गिवन है, जो भी गैस के लिए आपको R की जरूरत है, आप यहां से निकाल सकते हो। आपको R की वैल्यू याद रखने की जरूरत नहीं है। और अगर आपको याद रखना है तो सिर्फ और सिर्फ आप एयर के लिए याद रख सकते हो। एयर के लिए कितना होता है, दिस इज 0.287 किलो जूल पर केजी केल्विन, 0.287 किलो जूल पर केजी केल्विन। ये मेरे पास है R की वैल्यू किसके लिए, एयर के लिए। बात समझ में आ रहा है। और बाकी गैसेस अगर आपको क्वेश्चन में गिवन है तो आप फाइंड आउट कर सकते हो, राइट। सो हम यहाँ पे बात किसकी कर रहे थे, यहाँ पे हम बात कर रहे थे बीटा और के की वैल्यू, राइट। तो ये जो बीटा और के की वैल्यू हमको फाइंड आउट करनी है, वो किसके लिए हमको फाइंड आउट करनी है, हमको फाइंड आउट करनी है, ठीक है, एक आइडियल गैस के लिए, राइट। सो यहाँ पे समझना, जो बीटा और के की वैल्यू, जब हम गैस की बात करते हैं, जब हम आइडियल गैस की बात करते हैं, तो ये इस बात पे डिपेंड करता है कि वो जो गैस है उस गैस में कौन सा प्रोसेस हो रहा है, वो जो गैस है उस गैस में कौन सा प्रोसेस हो रहा है। सो बोलने का मतलब है कांस्टेंट प्रेशर प्रोसेस है, या कांस्टेंट वॉल्यूम प्रोसेस है, कांस्टेंट टेम्परेचर प्रोसेस है, या फिर रिवर्सिबल एडियाबैटिक प्रोसेस है, या फिर आपके पास पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस है, ठीक है, कि वो जो गैस है उस गैस में कौन सा प्रोसेस है। अगर गैस में आपके पास प्रोसेस अलग अलग है, मतलब गैस में आपके पास, देखो, बीटा और के की वैल्यू कांस्टेंट नहीं होगी गैस में। क्यों, क्योंकि बीटा और के की वैल्यू डिपेंड करता है कि वो जो गैस है उस गैस में कौन सा प्रोसेस हो रहा है, राइट। सो यहां पे मैंने बोला क्या, यहां पे जो प्रोसेस है वो आपके पास क्या हो सकता है, प्रोसेस आपके पास कांस्टेंट प्रेशर मतलब आइसोबारिक हो सकता है, कांस्टेंट वॉल्यूम मतलब आइसोकोरिक हो सकता है, कांस्टेंट टेम्परेचर मतलब आइसोथर्मल हो सकता है, रिवर्सिबल एडियाबैटिक मतलब आइसेंट्रोपिक हो सकता है, और पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस हो सकता है, राइट। सो यहां पे अगर मैं बोलूं कि जो बीटा की वैल्यू और के की वैल्यू, सो बीटा और के की वैल्यू, तो के की जो वैल्यू होती है वो मेरे पास क्या होता है, n मल्टीप्लाइड बाई p, और बीटा का वैल्यू जो होता है डेफिनेटली रेसिप्रोकल है किसका, रेसिप्रोकल है किसका, आपके पास, ठीक है, k का। बीटा जो है वो रेसिप्रोकल है k का, या फिर मैं बोल सकता हूं k जो है वो रेसिप्रोकल है क्या, रेसिप्रोकल है बीटा का। तो अगर मैं k की वैल्यू लिखता हूं np, तो बीटा का वैल्यू क्या हो जाएगा, 1/np, राइट। अब क्वेश्चन ये है कि ये जो आप यहां पे n बोल रहे हो, ये n बेसिकली है क्या। तो ये जो n है, इस n को हम क्या बोलते हैं, इस n को हम बोलते हैं पॉलीट्रॉपिक इंडेक्स, ठीक है। ये जो n है, इस n को हम क्या बोलते हैं, इस n को हम बोलते हैं पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस। और जितने भी प्रोसेस मैंने आपको यहां पे गिनाए, ठीक है, मैंने बोला कांस्टेंट प्रेशर, कांस्टेंट वॉल्यूम, आइसोथर्मल, जितने भी प्रोसेस मैंने गिनाए सभी के सभी एक तरीके का पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस है। और पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस किसको फॉलो करता है, पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस फॉलो करता है pv टू द पावर n इज इक्वल टू कांस्टेंट को, pv टू द पावर n इज इक्वल टू कांस्टेंट को, ठीक है। ये मेरे पास क्या है, ये मेरे पास पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस के लिए मैथमेटिकल एक्सप्रेशन है, राइट। अब देखो, अब यहाँ पे n की वैल्यू आपके पास चेंज करेंगे तो हमको डिफरेंट प्रोसेस मिलता जाएगा, राइट। अगर मैं n की वैल्यू क्या करता हूं, अगर मैं n की वैल्यू को 0 रख देता हूं, तो n की वैल्यू को अगर 0 रख दूंगा तो क्या आ जाएगा, p जो है वो कांस्टेंट आ जाएगा। मतलब ये कैसा प्रोसेस बन गया,
कांस्टेंट प्रेशर प्रोसेस बन गया, या इसी को मैं क्या बोलता हूं, इसी को मैं बोलता हूं आइसोबारिक प्रोसेस, राइट। अगर मैं n का वैल्यू 1 रख दूं, अगर n का वैल्यू 1 रख दूं तो PV इज इक्वल टू क्या आ गया, कांस्टेंट आ गया। अब यहां से अगर देखोगे, मैंने आपको बताया आइडियल गैस की हम बात कर रहे हैं तो PV इज इक्वल टू mRT, राइट। सो PV आपके पास क्या है, PV कांस्टेंट है, m कांस्टेंट है, r कांस्टेंट है। तो यहां से क्या दिखेगा, यहां से आपको दिखेगा कि जो T है वो भी क्या हो गया, T भी कांस्टेंट हो गया, और T अगर कांस्टेंट है इसका मतलब ये कौन सा प्रोसेस है, ये है आपके पास आइसोथर्मल प्रोसेस, राइट। वैसे ही अगर मैं n का वैल्यू गामा रख दूं, n का वैल्यू अगर मैं गामा रख दूंगा तो ये बन जाएगा PV टू द पावर गामा इज इक्वल टू कांस्टेंट। और ये किस प्रोसेस के लिए होता है, ये होता है मेरे पास रिवर्सिबल एडियाबैटिक प्रोसेस, या इसी को और हम क्या बोलते हैं, आइसेंट्रोपिक प्रोसेस, करेक्ट है। या इसी को और हम क्या बोलते हैं, इसी को हम बोलते हैं आइसेंट्रोपिक प्रोसेस। क्लियर ना। यहां से अगर देखोगे एक चीज और यहां पे समझना, ठीक है, गामा जो होता है, गामा क्या है, व्हाट इज द गामा। अच्छा एक चीज और मैं बता दूं, n की वैल्यू अगर इनफाइनाइट है, अगर n की वैल्यू अगर इनफाइनाइट हो जाएगी तो वो कौन सा प्रोसेस हो जाएगा, वो हो जाएगा कांस्टेंट वॉल्यूम प्रोसेस। ये भी मैंने आपको समझाया हुआ है। अगर n का वैल्यू इनफाइनाइट हो जाएगा तो वॉल्यूम क्या हो जाएगा, कांस्टेंट हो जाएगा। और इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, इस प्रोसेस को हम बोलते हैं आइसोकोरिक प्रोसेस। ये जो प्रोसेस है इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, आइसोकोरिक प्रोसेस। क्लियर पॉइंट, राइट। अच्छा अब यहां से अगर देखोगे जो गामा है, ये गामा मेरे पास क्या है, दैट गामा इज नथिंग बट द एडियाबैटिक इंडेक्स। गामा मेरे पास क्या बोलते हैं, गामा को हम बोलते हैं एडियाबैटिक इंडेक्स। और गामा की वैल्यू किस पे डिपेंड करता है, अच्छा यहां पे अगर देखोगे तो n की वैल्यू किस पे डिपेंड कर रहा है, n की वैल्यू डिपेंड कर रहा है कि भाई उसमें उस गैस में कौन सा टाइप का प्रोसेस हो रहा है, राइट। ये जो गामा की वैल्यू है तो यहां पे लिख देता हूं, ये किस पे डिपेंड करता है, ये डिपेंड करता है टाइप ऑफ द प्रोसेस पे। ये किस पे डिपेंड करता है, टाइप ऑफ द प्रोसेस पे। और जो गामा का वैल्यू है ये किस पे डिपेंड करता है, ये डिपेंड करता है टाइप ऑफ, किस पे डिपेंड करता है, गामा का वैल्यू डिपेंड करता है टाइप ऑफ गैसेस पे, ठीक है, टाइप ऑफ गैसेस पे, राइट। सो अगर मैं बोलता हूं गैस मेरे पास क्या है, अभी मैंने आपको बताया मोनो एटॉमिक, डाई एटॉमिक, पॉली एटॉमिक, राइट। अगर मेरे पास क्या है, अगर मेरे पास गैस मोनो एटॉमिक है, अभी समझ आ चुका होगा मोनो एटॉमिक। सो मोनो एटॉमिक केस में गामा की वैल्यू कितनी होती है, 1.67। अगर मैं बोलता हूं डाई एटॉमिक गैस के लिए गामा की वैल्यू कितनी होती है, 1.4। और अगर मैं बोलता हूं क्या, अगर मैं बोलता हूं पॉली एटॉमिक, तो पॉली एटॉमिक के लिए गामा की वैल्यू कितनी होती है, गामा की वैल्यू होती है 1.33। क्लियर है पॉइंट, ठीक है। सो अब देखो, अब आपके पास बीटा का वैल्यू और के का वैल्यू आप आसानी से फाइंड आउट कर सकते हो, राइट। आपको कुछ नहीं करना है। अगर क्वेश्चन में बोलता है कि मान लो आपके पास रिवर्सिबल एडियाबैटिक प्रोसेस या फिर आइसेंट्रोपिक प्रोसेस है, तो आइसेंट्रोपिक प्रोसेस के लिए अगर मैं बोलता हूं आइसेंट्रोपिक प्रोसेस है, तो आइसेंट्रोपिक प्रोसेस के लिए के का वैल्यू कितना हो जाएगा, गामा मल्टीप्लाइड बाई पी, और बीटा का वैल्यू जो होगा वो कितना हो जाएगा, 1 गामा पी, राइट। अच्छा एक चीज और, इसमें यहां पे भी कंफ्यूज नहीं होना है कि के मेरे पास 1 गामा पी था या बीटा मेरे पास 1 गामा पी था, राइट। मेरे को पता है के मेरे पास क्या है, के मेरे पास बल्क मॉडुलस है। और आपको पता है जब स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल आप पढ़ते हो, ठीक है, तो के आपके पास एक इलास्टिक कांस्टेंट होता है, और इलास्टिक कांस्टेंट की जो यूनिट होती है वो क्या होती है, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। तो के की यूनिट क्या होनी चाहिए, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। अगर के की यूनिट न्यूटन पर मीटर स्क्वायर चाहिए आपको, तो क्या लिखोगे, गामा पी लिखोगे या 1 गामा पी लिखोगे, तो ऑब्वियसली क्या लिखोगे, गामा पी, क्योंकि यहां पे जो प्रेशर की यूनिट होगी वही आपके पास के की यूनिट होगी। बात समझ में आ रहा है। तो इस तरीके से आप चीजों को याद रख सकते हो, राइट। सो ये बात हो गई किसकी, ये बात हो गई कंप्रेसिबिलिटी एंड या कोफिशिएंट ऑफ कंप्रेसिबिलिटी एंड बल्क मॉडुलस, ठीक है। कभी कभी कोफिशिएंट ऑफ कंप्रेसिबिलिटी नहीं बोलते, सिंपली हम कंप्रेसिबिलिटी बोल देते हैं, तो इसका मतलब भी क्या है, बीटा ही है, राइट। सो कंप्रेसिबिलिटी या फिर आपके पास बल्क मॉडुलस। इतना क्लियर हो गया, ठीक। सो ये आपके पास हो गया कंप्रेसिबिलिटी। नाउ नेक्स्ट जो प्रॉपर्टी है वो क्या है, सरफेस टेंशन। सो नेक्स्ट जो मेरे पास प्रॉपर्टी है वो मेरे पास है सरफेस टेंशन, ठीक है। जो भी नंबर है वो आप देख लीजिएगा। नेक्स्ट जो प्रॉपर्टी है वो मेरे पास क्या है, वो मेरे पास है सरफेस टेंशन। और सरफेस टेंशन को हम डिनोट करते हैं किससे, सरफेस टेंशन को हम डिनोट करते हैं सिग्मा से, राइट। सो सरफेस टेंशन अगर आपको समझना होता है तो सरफेस टेंशन को समझने के लिए हम क्या कंसीडर करते हैं, एक बीकर हो गया, और ये जो बीकर है, इस बीकर में आपके पास क्या है, इस बीकर में आपके पास लिक्विड है, और ये मेरे पास क्या हो गया, ये मेरे पास हो गया उस लिक्विड का क्या है, इस लिक्विड का फ्री सरफेस है, राइट। और फ्री सरफेस मेरे पास क्या होता है, फ्री सरफेस ऐसा सरफेस होता है जहां पे प्रेशर जो है वो एटमॉस्फेरिक प्रेशर होता है। ऐसे सरफेस को हम क्या बोलते हैं, ऐसे सरफेस को हम बोलते हैं फ्री सरफेस, राइट। सो होता क्या है बेसिकली, जो फ्री सरफेस पे जो आपके पास मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट है, उस लिक्विड के जो मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट है फ्री सरफेस पे जो लिक्विड मॉलिक्यूल प्रेजेंट है उसमें आपके पास नेट डाउनवर्ड फोर्स एक्ट करता है। और बिकॉज ऑफ दिस नेट डाउनवर्ड फोर्स, ये जो नेट डाउनवर्ड फोर्स है उसके कारण से आपके पास क्या होता है कि सरफेस में आपके पास एक टेंसाइल फोर्स जो है वो सेटअप होता है। और वही जो टेंसाइल फोर्स पर यूनिट लेंथ, क्योंकि सरफेस टेंशन क्या है, सरफेस टेंशन एक तरीके का कैसा फोर्स है, लाइन फोर्स है, ठीक है। सरफेस टेंशन आपके पास कैसा फोर्स है, सरफेस टेंशन आपके पास लाइन फोर्स है।
सो अगर सरफेस टेंशन को हमको डिफाइन करना होता है तो सरफेस टेंशन को हम कैसे डिफाइन करते हैं? सो दिस इज नथिंग बट द टेंसाइल फोर्स पर यूनिट लेंथ। समझ आया क्या ध्यान से? ठीक है, जो सरफेस पे मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट है, सरफेस पे जो मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट है उसमें आपके पास, ठीक है, नेट डाउनवर्ड फोर्स एक्ट करता है और उस नेट डाउनवर्ड फोर्स के कारण से आपके पास एक टेंसाइल फोर्स सेटअप होता है सरफेस के मॉलिक्यूल्स पे, राइट। और वही जो टेंसाइल फोर्स पर यूनिट लेंथ है उसी को मैं क्या बोलता हूं? उसी को मैं बोलता हूं सरफेस टेंशन। यूनिट की अगर बात करोगे तो यूनिट मेरे पास क्या हो जाएगा? दैट यूनिट इज नथिंग बट द न्यूटन पर मीटर। फंडामेंटल डायमेंशन के फॉर्म में अगर लिखना होगा तो ये हो गया mlt-2 डिवाइडेड बाय ये हो गया l से l चला गया तो ये मेरे पास क्या आ जाएगा? ये आ जाएगा mt-2, राइट। नाउ नेक्स्ट अगर हमको सरफेस टेंशन को हमको डिफाइन करना है तो हम दूसरे तरीके से भी डिफाइन करते हैं। सरफेस टेंशन मेरे पास क्या आता है? दिस इज नथिंग बट द सरफेस एनर्जी, ठीक है, दिस इज नथिंग बट द सरफेस एनर्जी पर यूनिट सरफेस एरिया, राइट। और यहां से अगर यूनिट देखोगे तो यूनिट मेरे पास क्या आ जाएगा? यूनिट आ जाएगा जूल पर मीटर स्क्वायर। तो एक तरीके से अगर देखोगे जूल पर मीटर स्क्वायर, तो जूल मेरे पास क्या होता है? जूल मेरे पास होता है न्यूटन मीटर डिवाइडेड बाय ये हो जाएगा मीटर स्क्वायर, मीटर से मीटर चला गया तो ये आ जाएगा न्यूटन पर मीटर, करेक्ट। सो सरफेस टेंशन है, आइदर आप इसको इस वे में डिफाइन करिए या फिर आप इस वे में डिफाइन करिए, राइट। और सरफेस टेंशन के लिए जो रिस्पॉन्सिबल फैक्टर है, रिस्पॉन्सिबल फैक्टर क्या है? रिस्पॉन्सिबल फैक्टर होता है आपके पास नेट डाउनवर्ड फोर्स। और ये जो नेट डाउनवर्ड फोर्स है वो किसके कारण से आता है? वो आता है आपके पास जो मॉलिक्यूल, जो लिक्विड मॉलिक्यूल्स के बीच में जो कोहेसिव फोर्स है, जो लिक्विड मॉलिक्यूल्स के बीच में आपके पास जो कोहेसिव फोर्स है, इसी कोहेसिव फोर्स के कारण से आपके पास नेट डाउनवर्ड फोर्स आता है। सो कई बार आपके पास क्वेश्चन ये भी आता है कि टेम्परेचर बढ़ाने से सरफेस टेंशन पे क्या फर्क पड़ता है? तो टेम्परेचर बढ़ाने से सरफेस टेंशन पे क्या फर्क पड़ता है? सो अगर आप टेम्परेचर बढ़ाते हो तो डेफिनेटली जो कोहेसिव फोर्स होता है वो मेरे पास क्या होता है? वो मेरे पास डिक्रीज होता है। और कोहेसिव फोर्स अगर मेरे पास डिक्रीज होगा तो सरफेस टेंशन भी क्या होगा? सरफेस टेंशन भी डिक्रीज होगा, राइट। और ये भी मैंने आपको बताया कि अगर हम क्रिटिकल पॉइंट की बात करते हैं, क्रिटिकल पॉइंट, राइट, क्रिटिकल पॉइंट की अगर हम बात करते हैं तो क्रिटिकल पॉइंट पे सरफेस टेंशन की वैल्यू क्या होती है? सरफेस टेंशन की वैल्यू 0 होती है, ठीक है। सो क्रिटिकल पॉइंट क्या होता है? ये सारा चीज मैंने आपको ऑलरेडी डिस्कशन किया हुआ था क्लासरूम में, राइट। सो अगर नहीं भी पता है क्रिटिकल पॉइंट, ठीक, तो उतना भी कोई जरूरी नहीं है, ठीक है। रिवीजन आप कर रहे हो तो क्रिटिकल पॉइंट पे सरफेस टेंशन की वैल्यू क्या होती है? सरफेस टेंशन की जो वैल्यू होती है वो 0 होती है। टेम्परेचर बढ़ाने से सरफेस टेंशन क्या होता है? सरफेस टेंशन जो है वो डिक्रीज होता है, राइट। और जो सरफेस टेंशन है वो एक तरीके का कैसा फोर्स है? कंजर्वेटिव फोर्स है, ठीक है। कई बार आपके पास ऐसा भी आता है क्वेश्चन कि सरफेस टेंशन कैसा फोर्स है? सो सरफेस टेंशन जो है वो कंजर्वेटिव फोर्स है, राइट। जैसे स्प्रिंग फोर्स होता है ना, जैसे स्प्रिंग, किसी स्प्रिंग में अगर आप फोर्स लगा रहे हो तो किसी स्प्रिंग में अगर आप फोर्स लगा रहे होगे तो आपके पास वो जो आपके पास फोर्स के कारण से जो वर्क डन होगा वो स्प्रिंग में किस फॉर्म में स्टोर होता है? स्ट्रेन एनर्जी के फॉर्म में। तो जो आपके पास स्प्रिंग फोर्स है वो एक तरीके का क्या हो रहा है? कंजर्वेटिव फोर्स है, क्योंकि जो स्प्रिंग में वर्क डन हो रहा है उस स्प्रिंग फोर्स के कारण से वो स्ट्रेन एनर्जी के फॉर्म में स्टोर हो रहा है। तो इसीलिए अगर मैं बात करूं किसकी, अगर मैं बात करूं स्प्रिंग फोर्स, एक कंजर्वेटिव फोर्स है। वैसे ही अगर हम सरफेस टेंशन की बात करें तो सरफेस टेंशन में भी यहां पे आप देख रहे हो सरफेस एनर्जी, राइट। तो जो भी आपके पास सरफेस टेंशन में जो फोर्स है वो फोर्स के कारण से जो आपके पास वर्क डन है वो किस फॉर्म में स्टोर होने वाला है? सरफेस एनर्जी के फॉर्म में। एंड दैट सरफेस एनर्जी पर यूनिट सरफेस एरिया, दैट इज आल्सो कॉल्ड द सरफेस टेंशन। तो जो सरफेस टेंशन है वो भी एक तरीके का क्या है? एक तरीके का कंजर्वेटिव फोर्स है, ठीक है। तो ये भी आपको दिमाग में रहना चाहिए। अच्छा, सरफेस टेंशन की अगर हम बात करें तो सरफेस टेंशन जो होता है वो बाइनरी प्रॉपर्टी है। बाइनरी प्रॉपर्टी बोलने का मतलब क्या होता है? सरफेस टेंशन, ये जो यहां पे आपके पास जो लिक्विड है, इस लिक्विड के ऊपर तो डिपेंड करेगा ही करेगा, साथ में आपके पास ये डिपेंड करता है कि इसके सराउंडिंग में, उस लिक्विड के सराउंडिंग में कौन सा फ्लूइड है, राइट। इसीलिए जो सरफेस टेंशन है वो यूनरी प्रॉपर्टी नहीं है, सरफेस टेंशन जो है वो बाइनरी प्रॉपर्टी है। और सरफेस टेंशन अगर हम बात करते हैं, अगर हम वाटर एयर, कभी भी जब आप सरफेस टेंशन को लिखते हो तो आप ऐसे लिखते हो, ठीक है। अगर हम सरफेस टेंशन की बात करते हैं वाटर एयर के लिए तो ये मेरे पास कितना होता है? 0.72 न्यूटन पर मीटर, राइट। इसको भी आपको याद रखना पड़ेगा, कई बार आपके पास ये वैल्यू गिवन नहीं होता, ठीक है, स्पेशली इंजीनियरिंग सर्विसेज में ये होता है, राइट। और अगर मैं बात करता हूं मरकरी एयर तो डेफिनेटली मरकरी एयर के लिए जो सरफेस टेंशन होगा वो ज्यादा होगा। क्यों? क्योंकि मरकरी एयर में जो कोहेसिव फोर्स होता है वो ज्यादा स्ट्रांग होता है, तो ये कितना होता है? 0.48 न्यूटन पर मीटर, राइट। सरफेस टेंशन के आपके पास नंबर ऑफ एप्लीकेशंस है, ठीक है। आप डेली लाइफ में भी आप देखते हो आपके पास नंबर ऑफ एप्लीकेशंस है, तो उन एप्लीकेशंस के बारे में मैं यहां पे बात नहीं करूंगा, ठीक है। हालांकि मैंने क्लास में पढ़ाया है बट यहां पे मैं बात नहीं करूंगा सरफेस टेंशन के एप्लीकेशंस के बारे में, ठीक। नाउ नेक्स्ट हम बात करते हैं किसके बारे में? जो सरफेस टेंशन का जो एप्लीकेशन, जो एक्चुअल में जहां से हमारे पास क्वेश्चन आता है हम उसके बारे में बात कर रहे हैं, राइट। तो सरफेस टेंशन का जो एप्लीकेशन है वो है आपके पास प्रेशर डिफरेंस, ठीक है। प्रेशर डिफरेंस फाइंड आउट करना। प्रेशर डिफरेंस किसमें फाइंड आउट करना? अगर हमारे पास जैसे एयर बबल है, ठीक है, एयर बबल हो गया, या फिर हमारे पास लिक्विड ड्रॉपलेट है, एयर बबल या फिर लिक्विड ड्रॉपलेट। सेकंड मेरे पास क्या हो गया? सेकंड मेरे पास हो गया सोप बबल। सेकंड मेरे पास क्या है? सेकंड है मेरे पास सोप बबल। और तीसरा मेरे पास क्या है? तीसरा है मेरे पास सिलेंड्रिकल लिक्विड जेट। थर्ड मेरे पास क्या है? थर्ड है मेरे पास सिलेंड्रिकल लिक्विड जेट।
सो सरफेस टेंशन का कॉन्सेप्ट यूज करके, जैसे कि सपोज मेरे पास क्या है, मान लो ये मेरे पास एयर बबल है, तो एयर बबल के अंदर का प्रेशर मेरे पास क्या है, पी इन है, और बाहर का प्रेशर क्या है, बाहर का प्रेशर मेरे पास पी आउट है, राइट। सो जो अंदर का प्रेशर है, बाहर का प्रेशर है, उसमें आपको डिफरेंस फाइंड आउट करना होता है। तो डिफरेंस अगर फाइंड आउट करना होगा तो हम डेल्टा पी इज इक्वल टू क्या लिखते हैं, 4 सिग्मा बाई डी। व्हाट इज द डी? सो डी आपके पास डायामीटर है, किसका डायामीटर है, ये जो एयर बबल है इस एयर बबल का डायामीटर है, राइट। सो सिग्मा मेरे पास क्या दिख रहा है, सरफेस टेंशन, डी मेरे पास क्या है, डायमीटर है, किसका डायमीटर है, ये जो आप एयर बबल देख रहे हो, ठीक। और एयर बबल और लिक्विड ड्रॉपलेट के केस में आपके पास सेम मैथमेटिकल एक्सप्रेशन होता है। सो डेल्टा पी इज इक्वल टू आप लिख सकते हो 4 सिग्मा बाई डी, और ये मैं क्या लिख सकता हूं, पी इन माइनस, ये हो गया मेरे पास पी आउट, राइट। वैसे ही अगर मैं सोप बबल की बात करूं तो सेप बबल के केस में मेरे पास क्या आता है, डेल्टा पी जो होगा, ठीक है, अगेन दिस इज पी इन माइनस पी आउट, ये मेरे पास कितना आता है, ये मेरे पास आता है 8 सिग्मा बाई डी। और अगर मैं बात करता हूं सिलेंड्रिकल जेट, तो सिलेंड्रिकल जेट के केस में कितना आता है, ये होता है मेरे पास 2 सिग्मा बाई डी। क्लियर है पॉइंट, राइट। सो एयर बबल, सोप बबल, सिलेंड्रिकल जेट, ये क्वेश्चन बनता है, ठीक है, ये आपके पास जो एक्सप्रेशन है उस एक्सप्रेशन को आप याद रखोगे। क्लियर है पॉइंट। इसके अलावा और एग्जांपल्स अगर आप बोलोगे, ठीक है, जो हमारे पास क्या होता है, जो भी लिक्विड ड्रॉपलेट होता है, जो भी लिक्विड ड्रॉपलेट होता है वो स्फेरिकल इन शेप होता है, ठीक है। किसी भी लिक्विड ड्रॉपलेट की बात करो, चाहे आप रेन ड्रॉप की बात करो या फिर आप टीयर्स ड्रॉप की बात करो, आप किसी भी लिक्विड ड्रॉपलेट की बात करोगे वो स्फेरिकल इन शेप होता है। क्यों होता है? बिकॉज ऑफ द सरफेस टेंशन, राइट। ये सारा एग्जांपल मैंने समझाया भी है, ठीक है, और मैंने लिखवाया भी है। तो सरफेस टेंशन का अगर आप देखोगे, ठीक है, जैसे कि आप देखोगे जो हैवी इंसेक्ट्स है, ठीक है, हैवी इंसेक्ट्स होगा वो आपके पास, जैसे आप देखोगे लिक्विड जैसे वाटर के फ्री सरफेस पे इजीली वॉक करता है। जो हैवी इंसेक्ट होता है वो जो वाटर है उस वाटर के फ्री सरफेस पे इजीली वॉक करता है। क्यों? बिकॉज ऑफ द सरफेस टेंशन। वो जो लिक्विड का सरफेस होता है वो बिहेव करता है एज ए स्ट्रेच्ड मेम्ब्रेन, राइट। वैसे ही अगर आपके पास ऑलपिन आप ले लोगे, उस ऑलपिन को अगर आप क्या करते हो, ऑलपिन को अगर आप, ठीक है, वाटर में अगर जेंटली प्लेस करोगे तो वो जो आपके पास ऑलपिन है वो वाटर में फ्लोट करना स्टार्ट कर देता है। लेकिन अगर उसको ऐसे ही रख दोगे तो वो डूब जाता है, सिंक हो जाता है। लेकिन अगर उसको आप जेंटली प्लेस करोगे तो जेंटली अगर आप उसको प्लेस करते हो तो आपके पास क्या होता है, वाटर में वो फ्लोट करता है। दैट इज ऑल्सो एग्जांपल ऑफ सरफेस टेंशन। सो देयर आर नंबर ऑफ एग्जांपल ऑफ सरफेस टेंशन। अगर आप कपड़ा धोते हो तो आपके पास पता है, कपड़ा धोते हो तो आप उसमें डिटर्जेंट मिलाते हो। जो डिटर्जेंट मिलाने से क्या होता है, सरफेस टेंशन की वैल्यू डिक्रीज होती है। सरफेस टेंशन की वैल्यू अगर डिक्रीज हो रही है तो डेफिनेटली वो आपके पास क्या होगा, हर कॉर्नर में इजिली फ्लो कर पाएगा, राइट। आप गर्म पानी या ठंडा पानी की बात करते हो, किसमें कपड़ा धोना, ठीक है, किसमें कपड़ा धोगे तो अच्छे से धुलेगा, ठीक है। तो जो गर्म पानी होता है, जो आपके पास हॉट वाटर होता है, हॉट वाटर में आपके पास सरफेस टेंशन की वैल्यू क्या होती है, डिक्रीज हो जाती है। क्योंकि हमको पता है टेंपरेचर बढ़ाने से सरफेस टेंशन की वैल्यू डिक्रीज होती है। सो हॉट वाटर में कपड़ा धोने से कपड़ा अच्छे से साफ होता है। उसका रीजन भी यही होता है कि जो टेंपरेचर अगर ज्यादा है तो सरफेस टेंशन की वैल्यू क्या होगी, डिक्रीज होगी, राइट। सो देयर आर नंबर ऑफ एग्जांपल्स, ठीक है। अगर आप गूगल करोगे तो आपको नंबर ऑफ एग्जांपल्स मिल जाएंगे और उन नंबर ऑफ एग्जांपल्स को आप आसानी से क्या कर सकते हो, समझ सकते हो, राइट। नाउ नेक्स्ट हमारे पास हो गया कैपिलरिटी, ठीक है। ये बात हो गई किसके बारे में, सरफेस टेंशन के बारे में। नाउ नेक्स्ट हमारे पास क्या है, कैपिलरिटी, राइट। नाउ कैपिलरिटी की अगर हम बात करते हैं तो कैपिलरिटी क्या है भाई, ठीक है। सो दैट इज नथिंग बट द, ठीक है, अगर हम किसी एक नैरो पैसेज को किसी लिक्विड में हम डीप करते हैं तो हम ये देखते हैं या तो लिक्विड, वो जो लिक्विड है या उस नैरो पैसेज में क्या करता है, उस नैरो पैसेज में राइज करता है या तो उस नैरो पैसेज में क्या करता है, फॉल करता है, राइट। अगर आप कोई भी आप एक नैरो पैसेज अगर आप लेते हो और नैरो पैसेज को अगर आप लिक्विड में डीप करते हो तो आप ये ऑब्जर्व करते हो कि वो जो लिक्विड है वो लिक्विड क्या करता है, या तो ऊपर राइज करता है या तो वो लिक्विड फॉल करता है उस नैरो ट्यूब में। सो अगर राइज हो रहा होगा तो उसको हम बोलते हैं कैपिलरी राइज, और अगर फॉल हो रहा होगा तो उसको हम बोलते हैं कैपिलरी फॉल, राइट। और अच्छा, यहां से अगर बोलूं कि कैपिलिटी के लिए जो रिस्पॉन्सिबल आपके पास फैक्टर है वो रिस्पॉन्सिबल फैक्टर क्या है, तो जो कोहेसिव फोर्स है और एडहेसिव फोर्स है, ठीक है। कोहेसिव फोर्स और एडहेसिव फोर्स, हम बात किसकी कर रहे हैं, हम बात कर रहे हैं कैपिलैरिटी। हम बात किसकी कर रहे हैं, हम बात कर रहे हैं कैपिलैरिटी। सो कोहेसिव फोर्स और एडहेसिव फोर्स, राइट। सो व्हाट इज द कोहेसिव फोर्स, व्हाट इज द एडहेसिव फोर्स? सेम मॉलिक्यूल्स के बीच का जो इंटरमॉलिक्यूलर अट्रैक्शन फोर्स होता है उसको आप बोलते हैं कोहेसिव फोर्स। डिफरेंट मॉलिक्यूल्स के बीच में जो इंटरमॉलिक्यूलर अट्रैक्शन फोर्स होता है उसको आप क्या बोलते हो, उसको आप बोलते हो एडहेसिव फोर्स, राइट। सो कोहेसिव फोर्स और एडहेसिव फोर्स दोनों ही आपके पास रिस्पॉन्सिबल है किसके लिए, कैपिलैरिटी के लिए, राइट। अब देखो, अगर आप देखोगे कि एक लिक्विड है, एक लिक्विड आपके पास लिक्विड ए है आपके पास, ठीक है। मैंने आपको बताया कि लिक्विड आपके पास उस नैरो पैसेज में आपके पास राइज भी कर सकता है और नैरो पैसेज में आपके पास फॉल भी कर सकता है, ठीक। सो अगर मैं बात करता हूं किसकी, मान लीजिए यहाँ पे एक बीकर है और ये जो बीकर है इस बीकर में आपके पास मान लीजिए ये आपके पास लिक्विड है और यहां पे मैं क्या कर देता हूं, यहां पे एक जो नैरो ट्यूब है, ये नैरो ट्यूब है, इस नैरो ट्यूब का डायमीटर क्या है, इस नैरो ट्यूब का जो डायमीटर है वो मेरे पास d है, राइट। इसको मैं क्या कर देता हूं, इसको मैं इमर्स कर देता हूं या डीप कर देता हूं इस नैरो ट्यूब को। तो मैं क्या ऑब्जर्व करता हूं, ये जो नैरो ट्यूब है, इस नैरो ट्यूब में ये जो लिक्विड है, ये लिक्विड या तो क्या करेगा, राइज करेगा या तो क्या करेगा, फॉल करेगा, राइट। अब देखो, राइज कब होगा, फॉल कब होगा, ये भी आपको समझना है, ठीक है। आपके पास राइज कब होगा और आपके पास फॉल कब होगा, ये भी चीज आपको समझना है, राइट। देखो, अगर आपके पास एडहेसिव फोर्स, अगर एडहेसिव फोर्स
आपके पास ज्यादा है, एडहेसिव फोर्स अगर ज्यादा है कोहेसिव फोर्स से तो राइज करेगा, और एडहेसिव फोर्स अगर आपके पास कम है कोहेसिव फोर्स से तो क्या होगा, फॉल होगा, राइट। इसका और मैं आपको सिंपल तरीके से बता सकता हूं याद रखने का तरीका, ठीक है। अगर आप लिक्विड को हाथ में लेते हो, अगर लिक्विड को हाथ में लेते हो और वो लिक्विड अगर आपके हाथ को गीला कर देता है, अगर आप लिक्विड को हाथ में लेते हो और वो लिक्विड अगर आपके हाथ को गीला कर देता है, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब उसमें वेटेबिलिटी की प्रॉपर्टी है, उसने आपके हाथ को गीला कर दिया, इसका मतलब उसमें वेटेबिलिटी की प्रॉपर्टी है, और वेटेबिलिटी की प्रॉपर्टी है इसका मतलब क्या है, एडहेसिव फोर्स जो होगा वो ज्यादा होगा कोहेसिव फोर्स से, राइट। तभी तो उसने आपके हाथ को गीला कर दिया, क्यों, क्योंकि जो हैंड के मॉलिक्यूल्स होंगे और जो आपके पास उस लिक्विड के मॉलिक्यूल्स है उनके बीच का जो एडहेसिव फोर्स था वो क्या था, वो स्ट्रांग था एज कंपेयर टू उस लिक्विड के कोहेसिव फोर्स के कंपेयर में, इसीलिए उसने आपको हाथ को गीला कर दिया, राइट। सो अगर राइज किसमें होगा, जिसमें जिस लिक्विड में वेटेबिलिटी की प्रॉपर्टी होगी वो राइज करेगा, और जिस लिक्विड में आपके पास नॉन वेटेबिलिटी की प्रॉपर्टी होगी वो क्या करेगा, वो फॉल करेगा। एग्जांपल के तौर पे अगर समझना है तो समझ सकते हो, जैसे वाटर क्या करेगा, राइज करेगा, और अगर हम मरकरी की बात करते हैं तो मरकरी हमारे पास क्या करेगा, मरकरी हमारे पास फॉल करेगा। बात समझ में आ रहा है, ठीक है। अच्छा, एक चीज और यहां पे आप समझिएगा, चाहे आप कैपिलरी राइज का मैथमेटिकल फॉर्मूला निकालिए या कैपिलरी फॉल का मैथमेटिकल फॉर्मूला निकालिए, ठीक, चाहे आप कैपिलरी राइज को देखिए या कैपिलरी फॉल को देखिए, जो मैथमेटिकल एक्सप्रेशन है वो सेम आने वाला है, वो अलग अलग नहीं आने वाला है, और वो क्या होगा, H इज इक्वल टू दिस इज नथिंग बट द 4 सिग्मा cos थीटा डिवाइडेड बाई, ये होता है मेरे पास क्या, रो इंटू जी इंटू डी, राइट। अगर मैं H की बात करता हूं तो H मेरे पास क्या है, दैट इज नथिंग बट द 4 सिग्मा cos थीटा डिवाइडेड बाय रो इनटू जी इनटू डी। व्हाट इज द सिग्मा, सो सिग्मा यहां से साफ साफ पता है कि सिग्मा भी आपने पढ़ के भी आए हो, सरफेस टेंशन। अच्छा, ये जो थीटा है, ये थीटा आपके पास क्या है, इस थीटा को हम बोलते हैं मेनिस्कस एंगल। ये जो थीटा है इस थीटा को हम क्या बोलते हैं, मेनिस्कस एंगल। सो यहां पे अगर सरफेस टेंशन देखोगे तो ये सरफेस टेंशन एक्ट करेगा इस तरीके से, दिस इज सिग्मा, दिस इज सिग्मा, और ये एंगल जो आपके पास ग्लास का जो ट्यूब है ना, ये आपके पास क्या है, ये आपके पास ग्लास ट्यूब है, दिस इज नथिंग बट द ग्लास ट्यूब। तो ये जो ग्लास ट्यूब और सरफेस टेंशन के बीच का जो एंगल है उसी को हम क्या बोलते हैं, उसी को हम बोलते हैं थीटा, राइट। सो यहां पे जो आपके पास लिक्विड, जो भी आपके पास लिक्विड था, ये लिक्विड राइज किया, लेट अस अज्यूम, तो ये आपको दिख रहा होगा राइज। तो ये जो थीटा है, ये थीटा को हम क्या बोलते हैं, इस थीटा को हम बोलते हैं मेनिस्कस एंगल, राइट। और अगर हम बात करते हैं राइज के केस में, तो राइज के केस में आपको देखने को मिलेगा थीटा इज लेसर देन 90 डिग्री, और अगर हम फॉल के केस में बात करते हैं तो थीटा जो होगा वो ग्रेटर देन होगा किससे, 90 डिग्री से, राइट। सो यहाँ पे एक्यूट एंगल और यहाँ पे ऑब्ट्यूस, राइट। नाउ नेक्स्ट आपके पास क्या है, नेक्स्ट आपके पास यहाँ पे मैं बोलता हूँ रो जी। सो रो जी आपके पास क्या है, रो आपको पता है डेंसिटी, सो रो जी अगर लिखोगे तो ये क्या है, गामा, दिस इज नथिंग बट द वेट डेंसिटी, और डी मेरे पास क्या है, डी मेरे पास है डायामीटर, करेक्ट है पॉइंट, राइट। नाउ यहां से एक चीज और ऑब्जर्व कर लेना है आपको कि अगर मैं फॉर एग्जांपल अगर मैं फॉर अ गिवन लिक्विड की बात करता हूं तो फॉर अ गिवन लिक्विड जो H है, दैट H इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1 बाई डायमीटर, या फिर मैं बोल सकता हूं इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा डायमीटर के। डायमीटर जितना कम होगा उतना ज्यादा आपके पास कैपिलरी राइज या कैपिलरी फॉल आप ऑब्जर्व कर सकते हो, राइट। अच्छा, एक चीज और यहां पे अगर हम बात करते हैं प्योर वाटर और क्लीन ग्लास ट्यूब, राइट, ये भी आप देखेंगे, अगर हम बात करते हैं प्योर वाटर एंड क्लीन ग्लास ट्यूब, प्योर वाटर एंड क्लीन ग्लास ट्यूब के लिए जो थीटा की वैल्यू होती है वो कितनी होती है, 0 डिग्री। और अगर हम बात करते हैं मरकरी एंड क्लीन ग्लास ट्यूब, तो उनके लिए थीटा की वैल्यू कितनी होती है, 130 डिग्री, राइट। इस टाइप के क्वेश्चन आपके पास कई बार आपके पास क्या होता है, ठीक है, कैपिलरी राइज या कैपिलरी फॉल से रिलेटेड आपके पास क्वेश्चन आता है, बट थीटा की वैल्यू आपको गिवन नहीं होता। सो कभी आपके पास अगर सपोज वाटर गिवन है और नहीं गिवन है थीटा की वैल्यू, आप एज्यूम कर लेना थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री। वैसे ही अगर आपके पास मरकरी बोल के रखा है और आपके पास थीटा की वैल्यू नहीं मेंशन है, तो थीटा आप कितना एज्यूम करके बढ़ सकते हो, 130 डिग्री, राइट। और यहां से एक चीज और समझ आ रहा होगा आपको, मैंने बोला कि कैपिलरी राइज या कैपिलरी फॉल का जो मैथमेटिकल एक्सप्रेशन है वो सेम होगा। तो यहां पे देखो, सिग्मा निगेटिव नहीं हो सकता, रो जी निगेटिव नहीं हो सकता, डी निगेटिव नहीं हो सकता। तो अगर आप देखोगे तो निगेटिव कौन हो सकता है, कॉस थीटा, ठीक है। थीटा की वैल्यू अगर लेस देन 90 होगा तो ये वैल्यू कभी भी निगेटिव नहीं होगा, और थीटा की वैल्यू अगर ग्रेटर होगा तो आपके पास ये वैल्यू क्या आएगा, ये वैल्यू आपके पास निगेटिव आएगा, राइट। सो H अगर मेरे पास क्या आ रहा है, H अगर मेरे पास पॉजिटिव आ रहा है, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब राइज है। और H मेरे पास क्या है, H अगर मेरे पास फॉर एग्जांपल अगर निगेटिव आ रहा है तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब उस लिक्विड में क्या देखने को मिलेगा, उस लिक्विड में मेरे को देखने को मिलेगा फॉल। क्लियर है पॉइंट, ठीक है। तो ये मेरे पास बात हो गई किसकी, ये मेरे पास बात हो गई कैपिलरिटी के बारे में, राइट। नाउ नेक्स्ट हमारे पास क्या है, नेक्स्ट है हमारे पास वेपर प्रेशर, ठीक। नेक्स्ट हमारे पास क्या है, नेक्स्ट है हमारे पास वेपर प्रेशर। अच्छा, वेपर प्रेशर क्या होता है, अगर हम वेपर प्रेशर की बात करें तो वेपर प्रेशर बेसिकली है क्या, तो अगर हम वेपर प्रेशर बोलते हैं, सो एट ए पर्टिकुलर टेम्परेचर, जो नेक्स्ट आपके पास प्रॉपर्टी है वो है हमारे पास वेपर प्रेशर। सो वेपर प्रेशर होता क्या बेसिकली, एट अ पर्टिकुलर टेम्परेचर, जिस पर्टिकुलर प्रेशर पे कोई लिक्विड इवोपरेट होना स्टार्ट होता है उसको हम क्या बोलते हैं, उसको हम बोलते हैं वेपर प्रेशर।
एट अ पर्टिकुलर टेम्परेचर, किसी एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पे लिक्विड जिस प्रेशर पे वेपोरेट होना स्टार्ट होता है, इवोपरेट होना स्टार्ट होता है, उसको हम क्या बोलते हैं, उसको हम बोलते हैं वेपर प्रेशर। या इसको दूसरे तरीके से और डिफाइन करते हैं, दूसरे तरीके से और कैसे डिफाइन करते हैं, ठीक है। अगर मान लो मेरे पास क्या है, मान लो मेरे पास एक कंटेनर है, या ये मेरे पास मान लीजिए एक बीकर है, और इस बीकर में मेरे पास क्या है, ये लिक्विड फिल है, राइट। इसको मैंने कंप्लीटली सील्ड बना दिया है, ठीक है, कंप्लीटली ये सील्ड पैक है, ठीक, यहां से कंप्लीटली इसको मैंने कवर कर दिया है। अब आपके पास यहां पे देखोगे तो ये जो लिक्विड है, इस लिक्विड के फ्री सरफेस है आपके पास क्या होगा, ये जो आपके पास लिक्विड है वो लिक्विड क्या होगा, लिक्विड इवोपरेट होता जाएगा। और लिक्विड इवोपरेट क्या होगा, ठीक है, एक सर्टेन कंडीशन होगी जब तक वो इवोपरेट हो सकता है, और वो जो कंडीशन है उस कंडीशन को हम बोलते हैं क्या, सैचुरेट, राइट। सो यहां पे जो आपके पास इस लिक्विड, ये जो लिक्विड आप देख रहे हो, लिक्विड के फ्री सरफेस से जो आपके पास मॉलिक्यूल्स या फिर पार्टिकल्स इवोपरेट हो रहे हैं, वो कब तक इवोपरेट हो सकते हैं, जब तक आपके पास यहां पे कंप्लीटली सैचुरेशन की कंडीशन ना आ जाए, मतलब यहां पे जो वेपर है वो कैसा हो जाए, सैचुरेटेड वेपर। बात समझ में आ रहा है। तो ये जो सैचुरेटेड वेपर, ये जो फ्री सरफेस है, इस फ्री सरफेस, ठीक है, ये जो लिक्विड का फ्री सरफेस है, इस लिक्विड के फ्री सरफेस पे ये जो सैचुरेटेड वेपर जो प्रेशर एक्सर्ट करता है एट अ पर्टिकुलर टेम्परेचर, उसको भी हम क्या बोलते हैं, उसको भी हम बोलते हैं वेपर प्रेशर। सो वेपर प्रेशर अगर डिफाइन करना है तो आप दोनों तरीके से डिफाइन कर सकते हो। एट अ पर्टिकुलर टेम्परेचर वेपर प्रेशर इज द प्रेशर, ठीक है, एट अ पर्टिकुलर टेम्परेचर वेपर प्रेशर इज द प्रेशर एट विच दैट इवोपरेशन ऑफ द लिक्विड इज स्टार्टेड, राइट। या फिर दूसरे तरीके से डिफाइन करना है तो कैसे डिफाइन कर सकते हो, एट अ पर्टिकुलर टेम्परेचर द प्रेशर एक्सर्टेड बाय द सैचुरेटेड वेपर ऑफ अ पर्टिकुलर लिक्विड ऑन अ लिक्विड सरफेस, दैट इज कॉल्ड द सैचुरेटेड दैट इज कॉल्ड द वेपर प्रेशर, राइट। अच्छा, अब यहां पे अगर मैं बोलूं कि भाई देखो आपके पास जो वेपर प्रेशर है, दैट वेपर प्रेशर इज स्ट्रॉन्ग फंक्शन ऑफ टेम्परेचर। अगर आप टेम्परेचर बढ़ाते हो, अगर आप टेम्परेचर क्या करते हो, अगर आप टेम्परेचर बढ़ाते हो, तो टेम्परेचर अगर आप बढ़ाओगे तो जो वेपर प्रेशर है, जो वेपर प्रेशर है, वो वेपर प्रेशर भी क्या होता है, वेपर प्रेशर भी इंक्रीज होता है। सो इट इज अ स्ट्रॉन्ग फंक्शन ऑफ टेम्परेचर। अगर आप टेम्परेचर बढ़ाते हो तो जो वेपर प्रेशर होगा वो वेपर प्रेशर भी क्या होगा, डिक्रीज होगा, राइट। अच्छा, ये चीज पढ़ाने का मतलब क्या है, ये चीज बताने का मतलब क्या है, यहां का एक फेवरेट क्वेश्चन आता है, नंबर ऑफ टाइम्स आपके पास आ चुका है कि कैविटेशन, ठीक है, कैविटेशन के लिए फ्लूइड की कौन सी प्रॉपर्टी रिस्पॉन्सिबल होती है, जो कैविटेशन के लिए फ्लूइड की कौन सी प्रॉपर्टी रिस्पॉन्सिबल होती है, तो कैविटेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है कौन सी प्रॉपर्टी, रिस्पॉन्सिबल होता है आपके पास वेपर प्रेशर, ठीक है। अच्छा, कैविटेशन क्या है, इसको भी आप समझ सकते हो। कैविटेशन क्या है, अगर मान लो मेरे पास क्या है, मान लो मेरे पास अगर इस टाइप का आपके पास पैसेज है, मान लो आपके पास दिख रहा है कि कन्वर्जिंग पैसेज है, अगर कन्वर्जिंग पैसेज में अगर आपके पास इस डायरेक्शन में अगर आपके पास लिक्विड फ्लो कर रहा है, तो भाई आप देख रहे हो जिस डायरेक्शन में लिक्विड फ्लो कर रहा है, इफ सपोज दिस इज द एक्स डायरेक्शन, सो एक्स डायरेक्शन में अगर आप बढ़ोगे तो वेलोसिटी मेरे पास क्या होगा, वेलोसिटी दिख रहा होगा कि एरिया आपके पास क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है, तो वेलोसिटी मेरे पास क्या होगा, इंक्रीज होगा, और प्रेशर मेरे पास क्या होगा, प्रेशर मेरे पास डिक्रीज होगा, करेक्ट है। अब देखो यहां पे प्रेशर डिक्रीज हो रहा है, अब प्रेशर अगर डिक्रीज हो रहा है तो माइट बी चांसेस कि आपके पास जो लिक्विड का प्रेशर है, दैट लिक्विड का प्रेशर लेस देन और इक्वल टू क्या हो जाए, लेस देन और इक्वल टू हो जाए वेपर प्रेशर, लेस देन और इक्वल टू क्या हो जाए, वेपर प्रेशर हो जाए। और अगर लेस देन और इक्वल टू वेपर प्रेशर हो गया तो आपको पता है कि आपके पास ये जो लिक्विड है, ठीक है, अगर सपोज ये 30 डिग्री सेल्सियस पे लिक्विड फ्लो कर रहा था, तो क्या होगा, ये जो लिक्विड है, ये लिक्विड इवोपरेट होना स्टार्ट हो जाएगा, और लिक्विड अगर इवोपरेट होना स्टार्ट हो जाएगा तो यहां पे क्या फॉर्मेशन हो जाएगा, यहां पे फॉर्मेशन हो जाएगा वेपर बबल्स का। क्यों वेपर बबल्स बना, क्योंकि ये जो जोन था, ये कैसा जोन था, ये था लो प्रेशर जोन, दिस इज नथिंग बट द लो प्रेशर जोन, LPZ, राइट। अब देखो, अब आपके पास मान लो इस कन्वर्जिंग पैसेज से कनेक्टेड आपके पास डाइवर्जिंग पैसेज है, ये जो कन्वर्जिंग पैसेज है, इस कन्वर्जिंग पैसेज से कनेक्टेड आपके पास डाइवर्जिंग पैसेज है, तो जैसे ही आपके पास ये वेपर आएगा, कहां पे आएगा ये वेपर आएगा आपके पास हाई प्रेशर जोन में। अब अगर आप देखोगे ये जो जोन है वो हाई प्रेशर जोन है। क्यों हाई प्रेशर जोन है, क्योंकि एरिया क्या हो रहा है, एरिया अगर इंक्रीज हो रहा है तो वेलोसिटी क्या होगा, डिक्रीज होगा, और प्रेशर क्या होगा, प्रेशर आपके पास इंक्रीज होगा, राइट। एरिया इंक्रीज हो रहा है, वेलोसिटी डिक्रीज होगा, और प्रेशर क्या होगा, प्रेशर जो है वो इंक्रीज होगा। तो ये जो जोन है वो जोन कौन सा जोन है, हाई प्रेशर जोन। और जैसे ही हाई प्रेशर जोन में आपके पास ये जो वेपर बबल्स है, ये जो वेपर बबल्स यहां पे बना था, ये वेपर बबल्स अगर आपके पास हाई प्रेशर जोन में आया ना, हाई प्रेशर जोन में आया तो आपके पास क्या होगा, बस्ट होगा, और बस्टिंग के कारण से क्या होता है, बस्टिंग के कारण से प्रेशर वेव क्या होता है, प्रेशर वेव क्रिएट होता है। और वो प्रेशर वेव क्या करेगा, ये जो लिक्विड है, इस लिक्विड में ट्रेवल करते हुए स्ट्राइक करेगा, किसको, स्ट्राइक करेगा ये जो पैसेज है, इस पैसेज के सरफेस को। और जब आपके पास स्ट्राइक करता है तो स्ट्राइक करने से आपके पास डेंस या कैविटी का फॉर्मेशन होता है, और डेंस और कैविटी का फॉर्मेशन हो रहा है, इसलिए इस फिनोमिना को हम क्या बोलते हैं, कैविटेशन। सो कैविटेशन को अगर सिंपल भाषा में डिफाइन करना होगा तो हम कैसे डिफाइन कर सकते हैं,
दैट फॉर्मेशन ऑफ वेपर बबल्स इन अ लो प्रेशर zone and busting of those vapor bubbles in a high pressure zone generates that pressure wave and that pressure wave strikes the surface, ठीक है, and because of this striking, इस स्ट्राइक के कारण से क्या हो रहा है, आपके पास कैविटी का फॉर्मेशन हो रहा है. दैट्स वाई इस फिनोमिना को हम क्या बोलते हैं, इस फिनोमिना को हम बोलते हैं कैविटेशन. और कैविटेशन बेनिफिशियल नहीं होता, कैविटेशन हार्मफुल होता है. हार्मफुल इसलिए होता है क्योंकि आपके पास जैसे ही कैविटी क्रिएट होती है, यहां पे अगर कैविटी इस वे में अगर क्रिएट हो गया तो इसके कारण से स्ट्रेस कंसंट्रेशन जो है वो पिक्चर में आता है. मतलब आपके पास क्या होगा, स्ट्रेस पूरा का पूरा इसी पर्टिकुलर जोन में क्या होगा, जहां पे कैविटी बनी है उसी पर्टिकुलर जोन में क्या हो जाएगा, कंसंट्रेट हो जाएगा और आपका जो वो पैसेज है वो पैसेज वीक हो जाएगा. राइट, इसीलिए जो स्ट्रेस, इसीलिए जो कैविटेशन है वो कैविटेशन बेनिफिशियल नहीं होता. जो कैविटेशन होता है वो क्या होता है, हार्मफुल होता है. राइट, तो यहां से जो क्वेश्चन बनता है वो यही बनता है कि जो कैविटेशन है, कौन सी फ्लूइड प्रॉपर्टी कैविटेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल है. ठीक है, कैविटेशन क्या होता है तो आप आसानी से बता सकते हो. राइट, नो नेक्स्ट आपके पास है, ठीक है, जैसे मैंने यहां पे बताया. ठीक है, देखो यहां पे आपके पास जब बस्ट हो रहा है, जब बबल बस्ट हो रहा है तो क्या करेगा, मीडियम में ट्रेवल करेगा. और मीडियम में अगर ट्रेवल कर रहा है तो आपको यह बताना है कि वो जो प्रेशर वेव जनरेट हुआ था उस प्रेशर वेव की जो स्पीड थी वो स्पीड क्या थी. ठीक है, इस मीडियम में वो जो प्रेशर वेव बना है उस प्रेशर वेव की स्पीड क्या होगी. ठीक है, और ये हम कैसे फाइंड आउट करते हैं, तो जो नेक्स्ट प्रॉपर्टी होगी दैट वेलोसिटी ऑफ प्रोपोगेशन ऑफ साउंड, वेलोसिटी ऑफ propagation of sound in a medium, आप साउंड की जगह आप क्या बोल सकते हो, साउंड की जगह आप बोल सकते हो प्रेशर वेव्स. ठीक है, दोनों की स्पीड सेम होती है, चाहे आप साउंड की बात करो या आप बात करो प्रेशर वेव की. ठीक है, सो यहां पे हम क्या फाइंड आउट करें, वेलोसिटी ऑफ प्रोपोगेशन ऑफ साउंड या फिर प्रेशर वेव इन अ मीडियम. और वो जो मीडियम है उस मीडियम के लिए जो डेंसिटी है वो डेंसिटी मेरे पास क्या है, उस मीडियम की जो डेंसिटी है वो क्या है, दैट इज नथिंग बट द रो. राइट, तो ये हम कैसे बताते हैं, इसको बताने के लिए सी, दैट सी इज नथिंग बट द, यही है वेलोसिटी ऑफ प्रोपोगेशन ऑफ साउंड इन अ मीडियम. ठीक है, सी इज इक्वल टू दैट इज नथिंग बट द रूट ओवर, ये आता है मेरे पास क्या, के बाई रो. एंड व्हाट इज द के, के आप अभी पढ़ के आए हो, के आपके पास क्या है, दैट के इज नथिंग बट द बल्क मॉडुलस. राइट, के आपके पास क्या है, के आपके पास है बल्क मॉडुलस और रो आपके पास क्या है, रो इज नथिंग बट द डेंसिटी. क्लियर है पॉइंट. ठीक है, तो सी इज इक्वल टू क्या आ गया, रूट और के बाई रो. राइट, अच्छा एक चीज और देखना, यहाँ पे स्पेशल केस देखिएगा, स्पेशल केस यहां से आपके पास नंबर ऑफ टाइम्स क्वेश्चन आया हुआ है, स्पेशल केस. राइट, स्पेशल केस क्या है, अगर मेरे पास आइसेंट्रोपिक कंडीशन है, करेक्ट, आइसेंट्रोपिक कंडीशन है और गैस है वो कौन सी गैस है, आइडियल गैस. ठीक है, अगर आइसेंट्रोपिक कंडीशन है और गैस मेरे पास आइडियल गैस है तो मैं C इज इक्वल टू क्या लिख सकता हूं, दैट इज नथिंग बट द रूट ओवर गामा RT. क्या लिख सकता हूं, रूट ओवर गामा RT. ये भी कैसे आता है हमको पता है. अगर हम गामा की बात करते हैं तो मैं बता चुका हूं, गामा मेरे पास क्या है, गामा मेरे पास है एडियाबैटिक इंडेक्स. अगर मैं R की बात करता हूं तो R मेरे पास क्या है, यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट. और T मेरे पास क्या है, T इज नथिंग बट द एब्सोल्यूट टेंपरेचर. राइट, अच्छा यहां पे ध्यान रखने वाली बात क्या है, ये जो R है इस R को आपको किसमें पुट करना है, जूल पर केजी केल्विन में. इसको अगर आप जूल केजी पर केल्विन में अगर पुट करोगे तब ये आपके पास किसमें आएगा, तभी आपके पास आएगा मीटर पर सेकेंड में. टी को आपको किसमें रखना है, टी तो आपके पास केल्विन में ही है, टी आपके पास किसमें है, टी आपके पास केल्विन में ही है. और गामा तो आपको पता है, गामा आपके पास क्या होता है, यूनिट लेस होता है, दैट इज नथिंग बट द एडियाबैटिक इंडेक्स. राइट, और गामा के बारे में ऑलरेडी हमने पहले बात किया हुआ है, आपको चेक करना पड़ेगा वो जो आइडियल गैस है वो आइडियल गैस मोनोएटॉमिक है, डाइएटॉमिक है या फिर पॉलीएटॉमिक है. क्लियर है पॉइंट. ठीक है, सो ये आपके पास क्या है, ये आपके पास कंप्लीट फ्लूइड प्रॉपर्टी जिसके बारे में हम फर्स्ट यूनिट में क्या करते हैं, पढ़ते हैं. ठीक है, चलिए, थैंक यू.